गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। यस यस यस, सारे बच्चे हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ सारे के सारे बच्चे जरा जुड़ते जाएंगे और मैं सभी बच्चों का आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। और आज आप बच्चों के साथ में बहुत ही हमने इंटरेस्टिंग सा नन्ना मुन्ना सा एक चैप्टर आप लोगों के साथ करना है। यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, इस बैच के अंदर में आप लोगों के दोस्तों के लिए काफी एंट्री पॉइंट्स होंगे, काफी एंट्री पॉइंट्स होंगे। और आज आप लोगों के साथ में मैंने एक बहुत ही अहम बात करनी है। क्या आप लोग उस अहम बात के लिए तैयार हो? सर, वो अहम बात आप अभी करोगे कि अंत में करोगे? सर, वो अहम बात आप ना अंत में करना। अभी करेंगे ना तो वो अहम बात क्या हो जाएगी, वो अहम नहीं रहेगी। थोड़ा सा सस्पेंस रखे रखना जरूरी है। तो हम उस अहम बात को सेशन के अंत में करेंगे, ठीक है जी। सो हम आपके पास जो है अंत में अपने पास बात करेंगे अहम बात को। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए जी। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। हम अपने पास आज के सेशन में, सर साल खत्म होने को आया है, ये 2021 तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। अब 2022 आने वाला है। तो सर, हम साल के अंतिम दिनों में ना पूरी कसर पूरी कर देंगे। हमने बहुत मौज मस्ती करी, तो हम आज के सेशन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आज हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप खुल के पढ़ाइए, आप अच्छे से पढ़ाइए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। मेरे को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे तंग नहीं करते हो। आप नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बच्चे हो सारे। हाँ, तो चलिए बेटा, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। कौन सा क्वेश्चन दिया था बताओ? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन दिया था? सर, आपने बैंकिंग कंपनी के क्वेश्चन दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले एक तो, और एक आपने क्लास का क्वेश्चन दिया था। जो मैंने क्लास का क्वेश्चन दिया था, होमवर्क वाले क्वेश्चन तो हो गए होंगे। और मैं बता देता हूं, कल आप लोगों के साथ डाउट सेशन है। कितने बजे है डाउट सेशन? स्पेशल क्लास पे डाउट सेशन है कल 4 बजे। स्पेशल क्लास पे कल डाउट सेशन है 4 बजे। जिस भी बच्चे के कोई भी डाउट होंगे बात करेंगे। और पता है क्या है, मैं काफी बच्चों से कल के सेशन में बातचीत भी करेंगे। आप बच्चों की मैं भी जरा आवाज सुनूं, मैं भी जरा आवाज सुनूं। हम इस सेशन में तो कर नहीं पाते, हम कल बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो बेटा आप सभी बच्चे क्वेश्चन करके आए? यस सर। देख लो बेटा, क्या आप सभी बच्चों का आंसर यही आया है? स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिनका नहीं आया होगा चेक कर लीजिए। सबसे पहले पीएनएल बनाया होगा, पीएनएल में क्या यही आया था? क्या पीएनएल में यही आया है? क्या पीएनएल में यही आया है? मैं तो होमवर्क करके आया हूं। क्या आप होमवर्क करके आए हैं? मुझे बताएंगे। मैं तो होमवर्क करके आया हूं। क्या होमवर्क आप करके आए हैं? सर, हम भी करके आए हैं। तो बेटा चेक कर लेंगे। पीएनएल में आपके पास ये सही आया? यस सर। इसके बाद एप्रोप्रिएशंस वाला पार्ट देख लो, एप्रोप्रिएशंस वाला देख लो बेटा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं क्या करूंगा इस पर्टिकुलर के सॉल्यूशन को, जहां नोट्स का फोल्डर है, नोट्स का फोल्डर है वहां इसको डाल दूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, 2 टेलीग्राम की चीजें है, 2 टेलीग्राम है। एक टेलीग्राम है बाहुबली टीम का अलग से बना हुआ है, सिर्फ एक मई 22 का। हो सकता है बच्चे वहां पे भी सारे होंगे। और एक मेरा इंडिविजुअल टेलीग्राम है जो मेरे से है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, आप अपनी तरफ से क्या, अच्छा सा बच्चा जिसने सारे शेड्यूल बनाए होंगे पूरा प्रॉपर से एंड तक का, क्या करना अपने पास उसकी पीडीएफ देना करके, ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो जाएगा। तो मेरे इंडिविजुअल वाले पे डाल देना, बाकी बच्चों को फायदा हो जाएगा एक बार, ठीक है ना? यस सर। अच्छा जी, ये आपका पीएनएल का आया। फिर बेटा बैलेंस शीट का ये है। जिसका नहीं आया होगा प्लीज डोंट वरी, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल के टोटल्स का लिखा है, मैंने इंडिविजुअल शेड्यूल यहां नहीं दिखा रहा। ऐसा करेंगे, जिस बच्चे के बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हैं वो अपने पास अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग वाले बच्चे जो है, चलो कंपटीशन लगेगा। जिसकी अच्छी वाला होगा वो अपनी तरफ से डालेंगे वहां पे, ताकि मैं उसको फिर अपनी तरफ से सॉल्यूशन वाले में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मेरे इंडिविजुअल वाले पे है सर, बिल्कुल। हाँ जी, क्या ये सभी का हो गया?
काजल कह रही है सर आप क्या दोगे जो जीतेगा? बाबा जी का ठुल्लू। क्या दोगे? बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, चलिए, हमारे पास जो है अभी यहां तक हमारे पास सारी चीज हो गई कवर। यस सर। चलो जी, अब हम अपने पास आज शुरुआत करते बेटा नए चैप्टर की। हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए चैप्टर की बेटा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। हमारा नया चैप्टर आ रहा है बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी जरा मेरे साथ ध्यान से सुनते चलेंगे। और ये चैप्टर्स उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काफी हद तक इजी हो जाना है जिन्होंने बैंकिंग किया। ये दोनों चैप्टर मैंने जैसे कहा था, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। सो आपके पास में क्या है, ये दोनों चैप्टर्स को इकट्ठे इसलिए किया जाता है क्योंकि काफी टर्मिनोलॉजीज जो है वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी के अंदर में सेम रहती है। इस वजह से हम अपने पास इनको दोनों को इकट्ठे हमेशा करते हैं। सो मेरे साथ साथ अभी जरा हम इस चैप्टर की अपने पास शुरुआत करते हैं। तो क्या सारे बच्चे अभी तैयार है पढ़ने के लिए? बिल्कुल मुझे बताएंगे बेटा। वेटेजेस मैंने पहले अपने पास लेक्चर में बताई थी, बैंकिंग और एनबीएफसी की इकट्ठे में मिला के वेटेज 12 से 16 नंबर की है। पर इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आता है जनरली, इस वाले से क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का आता है, 5 to 6 का, ठीक है ना। बट इंडिविजुअल वेटेज नहीं है, दोनों की मिला के है वेटेज, ठीक है ना। यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी। तो चलिए, तो बेटा सबसे पहला सवाल उठ के ये आता है कि जो बैंक होता है और जो एनबीएफसी होता है उन दोनों में मेन फर्क क्या रहता है। जैसे हम बेटा बात कर रहे हैं, हमारे सामने वर्ड ही क्या आ रहा है बेटा, हमारे सामने वर्ड आ रहा है एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जनरल मेड से कुछ चीज को समझेंगे फिर हम आगे बात करेंगे। तो बेटा ये आपके पास आ रहे हैं जो बैंक जैसे तो है, दे आर बैंक लाइक बैंक्स, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली बैंक। सर ये क्या मतलब हुआ? आप कह रहे हो बैंक है पर बैंक जैसे है पर एग्जैक्टली बैंक नहीं है। बेटा बात को समझना, बैंक बेटा दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से? सर बैंक जो है दो फंक्शन मेन कौन कौन से परफॉर्म करता है? सर बैंक जो है वो डिपॉजिट्स भी लेता है, लोगों का पैसा रखा होता है, और बैंक फिर लोगों को लोन भी देता है। पर जो एनबीएफसी है, जो एनबीएफसी है बेटा, वहां पर में ध्यान से, वहां पर में आप लोग डिपॉजिट्स में सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट वगैरह नहीं खुलवा सकते। आप सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं खुलवा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसी को सिर्फ एफडीज लेने का परमिशन होता है, फिक्स डिपॉजिट का। दैट इज द मेन थिंग। ये सिर्फ एक सेकंड एंगल करते हैं विच इज दे आर इनटू फाइनेंस काम, विच इज एडवांसेस। इनका मेन जो काम होता है वो होता है लोगों को लोन देना, जरूरतमंदों को लोन देना। होता क्या है सर, फिर तो एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं बेटा? एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज्यादा होते हैं बैंक्स के मुकाबले। अगर बैंक्स लोन के ऊपर 10% 12% चार्ज करता है ना, तो एनबीएफसी चार्ज करती है 14%, 16%, 18%। सर ऐसा कैसे? बेटा होता क्या है, एक कस्टमर है, उसकी ना अपनी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, उसका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैंक वालों को लगता है शायद ये पैसे नहीं देगा, ये कभी पहले भी डिफॉल्टर रह चुका है। तो बैंक्स जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। बैंक वीक केसेस वालों को बेटा अपने पास जो है वीक केसेस वालों को पैसा नहीं देता, जबकि एनबीएफसी जो है वो वीक केसेस वालों को भी पैसा दे देता है, क्योंकि उसका मेन काम ही है बेटा बैंक की लीगल रिक्वायरमेंट्स बनाना बहुत मुश्किल है, वहां के नॉर्म्स अलग है। एनबीएफसी के नॉर्म्स कंपैरेटिवली लेस है। द रीजन बीइंग क्योंकि एनबीएफसी लोगों का डिपॉजिट नहीं रख रहा। अब जिसके पास तो करोड़ों उनके अपने नॉर्म्स बने हुए कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो जिसके पास अच्छे खासे वो बैंक खोलने का सोचेगा ना। पर एनबीएफसी खोलना इज कंपैरेटिवली इजियर देन बैंक। सो दैट्स व्हाई यहां पे एनबीएफसी आपके पास रोल प्ले करती है। तो देखिए जी, इंडिया का बात है,
हमारे पास अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके पास सर्विस परफॉर्म कर रही है, अभी मैं सारी चीजें बेटा बताऊंगा, अभी मैं आपको लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, सो डोंट वरी, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो बेटा हमारे पास कौन कौन सी आपके पास जो है एनबीएफसी इंडिया में बेटा काम करती है, देयर आर लॉट ऑफ एनबीएफसी, इनको रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है, सारी बातचीत करते हैं। तो बेटा आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, आपके पास जो है बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल्स, एचडीबी, देयर आर लॉट ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया। इफ आई से आपके पास जो है, इफ आई से हमारे पास में बेटा अगर मैं बात करूं द टॉप एनबीएफसी जो हमारे पास है, टॉप 10 एनबीएफसी, हम अपने पास आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देयर आर टॉप एनबीएफसी इन इंडिया आपके 2021 इफ वी से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देयर आर लॉट ऑफ एनबीएफसी, अराउंड 10,000 एनबीएफसी आर देयर ऑलमोस्ट जो आपके पास है। सो हमारे पास में काफी एनबीएफसी जो टॉप एनबीएफसी है, पावर फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, मुथूट फाइनेंस, एसडीबी, ये सारी बेटा आपके पास क्या है, ये सारी आपके पास एनबीएफसी है जो आपके पास इंडिया में है। एंड हमारे पास में सर मेन एनबीएफसी की क्या डेफिनेशन रहती है, तो बेटा अगर हम एनबीएफसी की लीगल डेफिनेशन पे जाए ना, अगर इफ वी गो टू द लीगल डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी तो वो क्या बोलता है, एनबीएफसी जस्ट लाइक जैसे बैंक इज ऑल्सो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, वैसे ही एनबीएफसी भी क्या है, दे आर अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956, जिनका मेन काम क्या बेटा, बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोगों को लोन एडवांस दे रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, ठीक है ना। लर्न एज सच नहीं करनी डेफिनेशन, प्लीज मेरे साथ समझेंगे, मैं बता दूंगा कौन सी चीज आपके पास है, ठीक है। लीजिंग का काम है, हायर परचेज का काम है, इंश्योरेंस का काम है, चिट बिजनेस का काम है, तो ये अलग अलग काम बेसिकली एनबीएफसी कर सकते हैं, पर वो कहता है द टर्म एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर कौन से नहीं आते, कहता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका प्रिंसिपल बिजनेस खेती बाड़ी का है, एग्रीकल्चर है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, या सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, ऑब्वियसली क्योंकि आप शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने बेचने वाला काम तो कर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते आप दाल चावल खरीद के बेच रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप वो काम में नहीं आ सकते, आप सिक्योरिटीज वाला कर सकते हो पर आप गुड्स नहीं बेच सकते, या प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो एनबीएफसी कैन नॉट बी इनटू रियल एस्टेट, मतलब वो सेल परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते। और यहाँ पे उन्होंने आपके पास जो बेटा हमें इस चीज को बड़ा क्लियरली बोला गया है कि एनबीएफसी कौन से है, बेटा वर्ड से ही आ रहा है, जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब जिनका काम क्या है, लोन्स एडवांसेस, आपके पास लीजिंग, हायर परचेज, ये कामों में आ रहे हैं, जो बैंक जैसे तो है पर एग्जैक्टली बैंक नहीं है। सर अब यहां पर में एक छोटी सी सवाल उठ के आता है, क्या एनबीएफसी और बैंक में कितने प्रकार के फर्क होते हैं, तो बेटा इसको लेके जब हम अपने पास पढ़ते हैं ना, तो हमें कहा जाता है एनबीएफसी और बैंक के मेजर जैसे 4 फर्क की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी पेपर में पर आ सकता है, इसलिए, और दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। तो जब हम पढ़ते हैं बेटा हमारे पास में एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, आप एनबीएफसी में अपना सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वहां पर फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं पर उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आरबीआई की रजिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, मैं रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे, डोंट वरी आई विल गो टू प्रैक्टिकल पार्ट, बट जस्ट अभी 10-15 मिनट्स क्या हमारे पास एक हम बेस बना रहे हैं चैप्टर का, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। एंड ये चैप्टर आपके पास बेटा बहुत ज्यादा आसान है, बोनस मार्क्स इसके अंदर क्वेश्चंस है, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो बोनस मार्क्स है, और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स इन अवर सिलेबस भी हम इसे बोलते हैं, सबसे कम समय इस चैप्टर को करने में हमें लगता है, ठीक है। सो एनबीएफसी आपके पास डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब एनबीएफसी के पास क्या आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, द आंसर इज नो, जबकि बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, जो मेन चीज आ रही है। एनबीएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक, ये सारी चीजें बेटा उसी से लिंक्ड है, जब आप वहां पे सेविंग अकाउंट ही नहीं खुलवा सकते, क्या एनबीएफसी में आपको वो लोग चेक फैसिलिटी दे सकते कि आप चेक इशू कर सको, सर जब अकाउंट ही नहीं है तो कहां से चेक फैसिलिटी मिल जाएगी, और जब अकाउंट ही नहीं है
तो बेटा आपके पास में क्या आपको आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह की क्लियरिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम? द आंसर इज नो। ये सारी चीजें उसी से तो लिंक है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। जबकि बैंक इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यहाँ आरटीजीएस ईसीएस वगैरह सब रहता है, और बैंक इशू भी कर सकता है चेक्स को, ऑब्वियसली आपके पास जो है वहां पे चेक फैसिलिटी होती है। अब एक मुझे चीज बताना, मैंने आपको एक डीआईसीजीसी कवर बताया था, याद है आप लोगों को डीआईसीजीसी कवर एक? हाँ सर एक वो कवर होता है जब हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है ना, कल को अगर बैंक डूब गया तो पर डिपॉजिटर एक बार के लिए आपके पास क्या होता है, पर डिपॉजिटर मैक्सिमम आपको एक बार के लिए 5 लाख मिल जाएंगे। अगर कल को बैंक डूब गया तो आपके अगर बैंक में पैसे पड़े मान लो 15 लाख रुपए डिपॉजिट में, तो बैंक वाले लायबल ओनली टू पे यू 5 लाख। अब सवाल ही उठ के आया, क्या एनबीएफसी के केस में भी ऐसा कोई कवर होगा? सोच के बताओ, क्या एनबीएफसी के केस में ऐसा कोई कवर होगा? सर ऐसा कोई कवर होगा ही नहीं, क्योंकि जब एनबीएफसी डिपॉजिट ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती आपके पास जो आ रहा है, तो डीआईसीजीसी कवर आपके पास नहीं यहाँ पे होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट, आपके पास फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स, जबकि यहाँ पे वो अवेलेबल होता है। तो जो सारी की सारी कहानी निकल के आई ना बेटा आपके पास, वो सारी कहानी यही निकल के आई कि हमारे पास में मेन चीज जो बैंक और एनबीएफसी में आ रहा है, दैट इज यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, द एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज देयर कि क्या एनबीएफसी को भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है आरबीआई के पास? द आंसर इज यस, आपके पास एनबीएफसी भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बट कुछ एनबीएफसी को बेटा एग्जम्पशन भी दे रखी है, कुछ एनबीएफसी को एग्जम्पशन भी दे रखी है, क्योंकि अब अलग अलग कानून बने हुए बेटा इंडिया में। अब होता क्या है, अब आप बार बार अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग कानूनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इतनी आप कंप्लायंसेस करते चलोगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी जगहों पे एनबीएफसी को यह भी कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन ना भी करो तो देयर इज अ एग्जम्पशन आल्सो गिवन टू द एनबीएफसी, देयर इज अ एग्जम्पशन आल्सो गिवन। सो जब हम अपने पास पढ़ते हैं बेटा, अपने फंड डाल रहे हैं ना, जिसने एनबीएफसी खोली है पैसा उसका लगा है बेटा, अपनी कैपिटल नहीं डालेंगे क्या? वो आपके पास आ रहा है ना, लोन ले रहे हैं, बोरिंग्स ले रहे हैं, वो तो ले ही सकते हैं, ठीक है। नो एनबीएफसी इज अलाउड टू कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जनरली यही कहा गया है कि एनबीएफसी अपने पास काम कब तक शुरू नहीं कर सकती, जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना ले ले जो आरबीआई देती है। सो एक जनरल जब हम बात आती है, सो अगर कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट में और वो कमेंस करना चाहती है बिजनेस एनबीएफसी का, तो बेटा उसे कंप्लाई किससे करना है, वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में, और उसके मिनिमम नेट ओन्ड फंड होने चाहिए 200 लाख। सर 200 लाख का मतलब क्या है बेटा? 2 करोड़ हो गया ऑब्वियसली। सर ये क्या होता है बेटा? अभी आऊंगा, ये हमारा एक प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो देखो कंपनीज एक्ट में तो आपके रजिस्टर्ड है, यस सर, कंपनीज एक्ट में तो आपके पास आई गई, ये तो बात क्लियर होगी, और आरबीआई की रजिस्ट्रेशन भी करानी और नेट ओन्ड फंड होना चाहिए। सर ये नेट ओन्ड फंड बताना बेटा, अगली चीज यही बताऊंगा, सो घबराओ मत, अगली चीज यही बताऊंगा। साथ के साथ में यहां पर में उन्होंने साथ में ये चीज बोली है टू ऑब्विएट द डुअल रेगुलेशंस। डुअल रेगुलेशंस का मतलब अलग अलग जगहों पे आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके बार बार आपको अपने रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो कुछ कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज को जो रेगुलेट करी जाती है अदर रेगुलेटर्स के द्वारा, उन्हें एग्जम्पशन दी गई है फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ऑब्विएट का बेटा मतलब हो गया कि आपके पास जो है हटाने के लिए कि दो दो जगह पे रजिस्ट्रेशन करानी है, अलग से भी कानून बने हुए हैं, आपके पास आरबीआई की भी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उस चीज की प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ एनबीएफसी को कहा गया तुम रजिस्ट्रेशन मत कराओ आरबीआई की, ठीक है ना। अब यहां पे सर ये बेटा एक लिस्ट आपके सामने जरूर आ रही है, पर ये लिस्ट हमें याद नहीं रखनी, क्योंकि होता क्या है, बड़े रेयरेस्ट चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिए गए अलग अलग टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के, तो उन्होंने हमारे हिस्से बांटे अलग अलग। कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्हें एग्जम्पशन दी गई है आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के अंदर, और कुछ ऐसी है जो मैंडेटरी टू रजिस्टर है अंडर आरबीआई। तो अलग अलग एनबीएफसी बांट दीजिए। तो देयर आर अलग अलग एनबीएफसी है जिसे हम अपने पास नॉर्मल कोर्स में सिर्फ नाम एक बार पढ़ सकते हैं,
जैसे कि आपके पास अलग लोन बोले इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, निधि चिट्ठी, अलग अलग आपके टाइप्स है जो अलग अलग तरीके से ना, अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पैसे का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज तो इनका क्या ही है, लीजिंग, हायर परचेज, ये फाइनेंस का ही तो काम कर रहे हैं। और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने पास डिमांड डिपॉजिट, ये लोग अपने पास एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट। पर क्या ये फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था, मुझे बताएंगे क्या आपके पास जो है फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करे जा सकते हैं? यस सर, आपके पास वो करे जा सकते हैं, वो आपके पास करे जा सकते हैं। क्या हमें यहां तक में एक बार के लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू का समझ आया? सर ओवरव्यू तो हमें समझ आ गया, बट सवाल इतना उठ के आता है कि हम अपने पास अभी के लिए चलते बेटा, जो हमारे पास आता है प्रैक्टिकल पार्ट, कुछ हमारे पास यहां पे आ रहा है बेटा प्रैक्टिकल पार्ट, जिसके अंदर में, जिसके अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं जैसे मैंने आपको ये बात बोली कि एनबीएफसी जो है उन्हें बेटा कितना नेट ऑन फंड मेंटेन करना है, कितना नेट ऑन फंड मेंटेन करना है? कम से कम सर 200 लाख, 200 लाख। एंड ये आपके सामने जो अभी दिख रहा है, दीज आर बेटा हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने आप लोगों के वहां फोल्डर में अपलोड किए थे, और मैंने आप लोगों को कहा था प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर आप बच्चों ने नहीं निकलवाया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने एंड पे बेटा अगर खुद बनाना चाहते हो, बच्चे कहते हैं सर हम ना अपने एंड पे खुद बनाना चाहते हैं, तो बेटा बना लो, आप अपने एंड पे बना लीजिए, आप अपनी हैंड राइटिंग में कर लीजिए। मैंने जैसे आपको यहाँ पर बना के दिए, जिससे हमारे लिए क्या होता है, रिवीजन पर्पस में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैंने कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को दिए, काफी जगहों पे जो नोट्स है वो जहां जहां चैप्टर्स के अंदर फिट हो सकते थे ना चार्ट, जैसे बैंकिंग वगैरह के अंदर मेरे हैंड रिटन चार्ट चैप्टर के अंदर ही थे, तो मुझे अलग से जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मुझे अलग से आपको जरूरत पड़ रही है देने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर में हमारे पास में उन्होंने कहा है कि एनबीएफसी के मिनिमम नेट ओन्ड फंड होने चाहिए ऑफ 200 लाख, जो एक जनरल रेगुलेशन की बात करी गई है। एंड एनबीएफसी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, लाइक एसेट फाइनेंस कंपनी जो हायर परचेज और लीजिंग का काम है, लोन एडवांसेस का काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है, जो डेफिनेशन से आ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है द फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक। अभी तक के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कौन सा बन के आ सकता है, जो मैंने आपको अब तक सिखाया बेटा, उसमें आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है एनबीएफसी की बेसिक डेफिनेशन, अगर वो पूछता है व्हाट इज एनबीएफसी, साथ में वो डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक का पूछ सकता है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक का। और जो कंपनीज मैंडेटेड टू रजिस्टर और एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, उसके दो दो तीन तीन आप नाम एक बार के लिए पढ़ सकते हो बस। तो उसमें आपके पास और कुछ नहीं है, पर चैप्टर में से जो आते हैं वो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। इसमें से ये वाले अभी तक जो मैंने आपको बताया थ्योरी आई नहीं है, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूं अगर दिन माड़ा हो थोड़ा सा तो आ सकता है, तो इसे डिफरेंस बिटवीन वगैरह अपने पास कर जाना, डिफरेंस बिटवीन करके जरूर जाना, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट थिंग प्रैक्टिकल पार्ट विच इज कमिंग अप इज नेट ओन फंड। और ये आपको अभी पढ़ते हुए ना बड़ा एक रिलेटेड सा लगेगा, ये आपको रिलेटेड लगेगा, अभी हमने यही टर्म्स कभी सुनी थी, अभी कल की ही बात है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, कन्वर्टिबल आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है, फ्री रिजर्व्स आपको लेने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको लेना है, कैपिटल रिजर्व लेना है सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स वाला, पर रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना। हम निकाल क्या रहे हैं, हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा, फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, वी आर सीइंग नेट ओन्ड फंड्स क्या होते हैं। तो यहां पर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आगे फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी पीएम, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन नहीं लेना, लॉसेस माइनस कर दिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटेंजिबल एसेट्स भी माइनस कर दिए। सर ये सारा कहीं ना कहीं वही चीजें है ना जो हमने कल पढ़ी थी, टीयर वन कैपिटल। हाँ बेटा, ये आपके पास वही सारी चीजें आ गई ऑटोमेटिकली, टीयर वन कैपिटल वाली। कौन सी वाली? टीयर वन कैपिटल वाली। पर ये जो अभी तक वैल्यू आई, बट मैंने लगा दिया, ये अभी तक जो वैल्यू आई दैट इज ओनली बेटा ओन्ड फंड, जबकि हमारा टॉपिक क्या है बेटा, नेट ओन्ड फंड, जबकि हमारा टॉपिक है नेट ओन्ड फंड। और अभी तक जो वैल्यू आई है वो आई है सिर्फ ओन्ड फंड। अब इसमें से क्या माइनस करना है, कहता है आपके पास कि
बेटा वो आपके पास नहीं देता पार्थ बेटा, जो हमारे पास आइटम है वो यही रखता है। कन्वर्टिबल का मतलब है जो कल को कन्वर्ट करके हो जाएगी इक्विटी में, वो आप कैश कन्वर्ट करके हो जाएगी इक्विटी में, वो आपके पास ये पॉइंट नहीं डालता, ठीक है ना। वो आपको खुद बताएगा कन्वर्टिबल है कि नॉन कन्वर्टिबल है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज या ग्रुप कंपनी या कोई और एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर बॉन्ड्स लोन डिपॉजिट्स विद सब्सिडरीज या ग्रुप कंपनीज। उसने क्या बोला, होता क्या एक एनबीएफसी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे किसमें, शेयर्स में या डिबेंचर्स में, किसके, अपनी सब्सिडरीज की या जो अपनी ग्रुप कंपनीज में आ रही है, ठीक है ना, जो उनसे रिलेटेड वाली कंपनीज आ रही है, एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स वगैरह, और साथ ही साथ शेयर्स वाले में उसने अदर एनबीएफसी भी जोड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने दोनों को अलग किया हुआ बेटा, कि शेयर्स के अंदर तो सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज अदर एनबीएफसी भी, और डिबेंचर्स में अदर एनबीएफसी एक तरीके से नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर में उसने क्या बोला है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कहता है जितनी इन्वेस्टमेंट आपने ये शेयर डिबेंचर्स में करी है ना, वो जितनी 10% ऑफ ओन्ड फंड अलाउएबल है उससे ज्यादा करी है वो हम माइनस कर देंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल आपके सामने वैल्यू लूंगा तो घबराना मत। तो हमें कहता है इन्वेस्टमेंट जितनी भी करी है ये शेयर डिबेंचर्स में, हम 10% इसका अलाउ कर रहे हैं, 10% ओन फंड का, मतलब कि एक एनबीएफसी अप टू 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है शेयर डिबेंचर्स में दूसरी कंपनीज की, बट जितनी उसने 10% से ज्यादा करी है उतनी हम वैल्यू माइनस कर रहे हैं टू फाइंड आउट द नेट ओन्ड फंड। तो उन्होंने परमिसिबल बोल दिया, क्योंकि बेटा ये ना हो ना, आपने खरीद लिए, आपने एनबीएफसी बना दी, अब सवाल उठा आप अपने पास अगर सारे का सारा इन्वेस्ट दूसरी जगह ही कर दोगे तो आपका मेन काम जो था वो तो लोन एडवांस का है। तो हम तो ये निकालना चाहते हैं कि आपने अपनी बिजनेस के अंदर में कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो हमने अलाउएबल में 10% तो लगा दिया। तो ये आपके पास है, ये ना एनबीएफसी खोल ली, लोगों को लोन एडवांस तो दे नहीं रहे, उसकी बजाय आपने अपने पास क्या कर दिया, शेयर डिबेंचर्स अपने पास दूसरी ग्रुप कंपनीज के खरीद के रख लिए। समझे बात। तो इस वजह से आपके पास उन्होंने क्या बोला कि अप टू 10% तक अलाउएबल है एक बार के लिए, उससे ज्यादा जितना किया विच इज एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ओन्ड फंड, ए मतलब ओन्ड फंड, वो हम माइनस कर देंगे। सर हम ना बच्चे बड़े नन्हे मुन्ने हैं, हमें ना जब तक वैल्यू ना आए ना तब तक हमें समझ नहीं आता। तो लो बेटा एक एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने जस्ट इसके बाद। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं लेट से ओन्ड फंड आपने निकाल लिया, वो निकाला आपने 5000, और आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है शेयर्स डिबेंचर ऑफ ग्रुप कंपनीज में वह आपने करी हुई है 1200 की। तो मेरे को आपने ये बताना है नेट ओन्ड फंड कितना है, नेट ओन्ड फंड कितना है। तो यहां पे कैसे निकलेगा, सर ओन्ड फंड है आपका 5000, इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी है, सर इन्वेस्टमेंट हमने करी है 1200 की। सारी माइनस हो जाएगी क्या, सर सारी नहीं माइनस होगी, सारी नहीं माइनस होगी, इसमें से 10% ओन्ड फंड का अलाउएबल है विच इज 500, 5000 का 10%, 5000 का 10% अलाउएबल है। तो हमारे पास यानी कि कितनी हुई, एक्सेस कितनी करी, सर एक्सेस हमने करी 700, तो वो माइनस हो जाएगी टू डिटरमिन दी नेट ओन्ड फंड। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सर हमारा आंसर निकल के आ गया 4300, हमारा आंसर निकल के आ गया 4300। क्या प्रैक्टिकली अभी बात के साथ समझ आया, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कराऊंगा बेटा, घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कराऊंगा, बट क्या ये वैल्यू निकल के आई, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने ग्रुप कंपनीज में करी है शेयर डिवेंचर्स में
वो जितनी 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा है, जितनी 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा है वो हमारी माइनस हो जाएगी, वो हमारी माइनस हो जाएगी टू डिटरमिन द नेट ओन्ड फंड, टू डिटरमिन द नेट ओन्ड फंड। इज दिस एक बार के लिए क्लियर हुआ हमारे पास? नीचे वाला अभी ऊपर ओन्ड फंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओन्ड फंड में क्या क्या, पेड अप इक्विटी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स वाला, लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू, इंटेंजिबल माइनस कर देना, ठीक है ना। ओन्ड फंड आया, जितनी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप कंपनीज में करी है, जितनी 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा है वो माइनस हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल सर, क्वेश्चन कराएंगे ना अगर आप तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलो बेटा, आप बच्चे बोले क्वेश्चन कराओ तो मैं क्वेश्चन क्यों ना कराऊं। लो तो बेटा इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन अभी करेंगे, बड़े आसान आसान से। और पहला क्वेश्चन आप देख के कहोगे सर ऐसा भी क्वेश्चन आरटीपी में आता है कभी? हाँ बेटा आया हुआ है, तो मैं क्या करूं अभी, देखो ये तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। कैलकुलेट दी ओन्ड फंड ऑफ एनबीएफसी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग फैक्ट्स। ओन्ड फंड बताना है, सिर्फ नेट ओन्ड भी नहीं बताना, ओन्ड फंड बताना है। पेड अप शेयर कैपिटल 400 लाख, क्या ये आएगा? यस सर ये आएगा, प्लस है। फ्री रिजर्व्स आएंगे, यस सर फ्री रिजर्व्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ऐड हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी ऐड हो गया। कैपिटल रिजर्व 100 लाख, सारा सेल ऑफ एसेट्स के वाला है सर, ये भी आएगा। कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल कैपिटल सर आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, ये भी आ गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या आएगा? क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा? नहीं सर वो नहीं आएगा, वो नोशनल गेन होता है इसलिए उसको लेते ही नहीं। तो आंसर कितना आ गया? सर ये यहाँ पे आया आया आया, बस ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, बस हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे हमारा ये क्वेश्चन ऐसा को पेपर में आ जाए। तो आंसर बन गया 800 लाख, 800 लैक्स हमारे पास बन गया, सारी आइटम्स लिख दी, ऐड कर दी, आंसर खत्म। सो दैट इज आपके पास जो है 800 लैक्स फाइनल आंसर बन जाता है, ठीक है ना। वनराज बेटा उम्मीद उतनी करो जितनी पूरी हो सके। सर पर जब उम्मीद ही कर रहे तो जितनी मर्जी कर लो, सपना लेना है सपना ले सकते हैं बड़ा भी। हाँ हर्ष बेटा वहां पर द वर्डिंग्स यूज वर डिफरेंट, यस हियर द वर्डिंग्स यूज आर डिफरेंट। वहां उन्होंने क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव के हिसाब से बांटा था, बट एक्चुअली जब उसे हम पढ़ेंगे तो एक तरीके से बन के वही आता है, ठीक है ना। तो नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव के एंगल से एज गुड एज कि वो कल को कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, वो समझने का तरीका, बट वर्डिंग्स दोनों जगह अलग अलग यूज है, दोनों जगह वर्डिंग्स अलग अलग यूज है, ठीक है ना। हाँ जी चलो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बेटा स्टडी मैट में भी है, नवंबर 21 के भी आरटीपी में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था। टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है, उसके एक्सट्रैक्ट दे रखे बैलेंस शीट के, अमाउंट आपके पास दे रखे इन करोड़। हमें क्या कह रहा है, निकालो नेट ओन्ड फंड एज पर दी रूल्स। ये अभी रूल्स आपके सामने आगे जाके नाम आ जाएगा, जहां लिखा है आपको वो रूल्स का हेडिंग याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें निकालना नेट ओन्ड फंड है, वो रूल्स दिए हुए अलग से। अब हमें अपने पास बेटा यहां पर में चीज आती है, पेड अप कैपिटल दिया है, फ्री रिजर्व है, लोन डिपॉजिट, लीज आउट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ओ इन्वेस्टमेंट दे दी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कैश एंड बैंक और डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर याद रखना, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। तो हमारे पास में बेटा क्या करा जाएगा? सर आंसर निकालते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। ये लो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, हंड्रेड, वैल्यूज कितनी किसमें है बेटा? इन करोड़, ठीक है। देन हमारे पास क्या है सर, फ्री रिजर्व्स आ गए, फ्री रिजर्व्स कितने हैं सर? 500। लॉसेस वाली चीज दी हुई है, यस सर डेफर्ड एक्सपेंडिचर, कितना बेटा? 200। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई सर? ये वैल्यू निकल के आ गई ओन्ड फंड,
which is 400. Then हमारे पास आगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स of subsidiaries and group companies 100. Investment in debentures of subsidiaries and group companies 100. टोटल हो गया बेटा 200. आप इकट्ठे ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिए. माइनस क्या करेंगे सर 10% ऑफ ओन्ड फंड. तो अगर ये वैल्यू वैसे बी है, इसका लेना देना नहीं है मुझे. ये हमारी जो माइनस होगी वो 10% ऑफ ओन फंड माइनस होगी विच इज 40. तो ये आपके पास वैल्यू माइनस हुई 400 का 10%. इतनी अलाउएबल है, इतनी अलाउएबल है. तो हमारे पास 160 एक्सेस है, तो उसे माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया सर 240. दैट इज नेट ओन्ड फंड. दैट इज नेट ओन्ड फंड. क्या ये हमें बात समझ आई है? क्या हमें ये बात समझ आई है? सर बड़ा ही आसान सा टॉपिक था. तो हाँ बेटा, सारा चैप्टर ही ऐसे है, मैं क्या करूं, सारा चैप्टर ही आप कैसे. अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं. जब बच्चे इस चीज को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो बच्चे बेटा रट्टेबाज हो जाते हैं. बच्चे रट्टेबाज हो जाते हैं. कमेंट की इसमें कोई जरूरत नहीं बेटा. रट्टेबाज होने का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये कहता, मान लो इन्वेस्टमेंट जो है, जो करी गई थी आपके पास शेयर्स में, डिबेंचर्स में, जो भी है, वो 25 करी गई थी. लेट्स से 25 करी गई थी. इन्वेस्टमेंट 25 करी गई थी. तो आप क्या करोगे सर? ये तो 400 आया था. अब 25 में से माइनस किया 40, तो क्या -15 और माइनस माइनस करके क्या +15 कर दूंगा क्या यहाँ पे? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 25 करी है, तो क्या मैं अपने पास में बेनिफिट दे दूंगा क्या उसका कि उन्होंने कम करी है तो बेनिफिट दे दो? सर हम इंटेलिजेंट बच्चे, हम पॉइंट को समझ रहे हैं. अगर 10% से ज्यादा करिए इन्वेस्टमेंट तो उसे माइनस कर रहे हैं. अगर विद इन 10% करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना. अगर विद इन 10% करिए तो ये नील ही हो जाएगा. एक्सेस थोड़ी ना, एक्सेस को माइनस करना है. तो नेट ओन फंड विल बी इक्वल टू योर 400 ओनली. भाई सिंपल सी बात है. अगर विद इन 10% करिए, फिर थोड़ी ना आप ये कहोगे कि वो डिफरेंस को ऐड कर दोगे. शॉर्टफॉल को ऐड थोड़ी ना कर देना है. 10% से जितनी ज्यादा करी थी वो माइनस होनी है. अगर विद इन ही 10% कर दी फिर कोई दिक्कत ही नहीं. 10% तो अलाउएबल है ना. हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, यस सर, ये बात हमें क्लियर हो जाती है. बहुत ही बढ़िया. यू पीपल आर रियली इंटेलिजेंट, आई मस्ट से. हाँ जी. नाउ मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के अंदर में जब मैं अपने पास टॉपिक्स को सेग्रीगेट करता हूं, तो हमारा सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट था नेट ऑन फंड. जो हमने सीखा वो उतने तक ही है, उसमें और आपके पास नहीं है कुछ ज्यादा. अब हमारे पास, हम आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारी अगली चीज आती है समथिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. जब हम अपने पास अब चीजों को और बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपके कुछ नॉर्म्स को लेके चीजें आएगी. एंड दैट विल बी सर्टेन थिंग्स जो हमने बैंक के चैप्टर में भी सुनी थी, वैसी आपको देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर हम जब एनबीएफसी को क्लासिफाई करते हैं, तो बेटा वो रूल्स के अंदर में उन्होंने इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है. एक होती है एनबीएफसी डिपॉजिट्स. जैसे मैंने कहा
जिनको बेसिकली डिपॉजिट्स लेने की एक तरीके से परमिशन दे रखी है। ये एक्चुअली में रेजिडोरी एनबीएफसी हो जाते हैं जिनको कहा गया, और बहुत ही लिमिटेड एनबीएफसी है बेटा। ऑलमोस्ट अगर मैं इंडिया में कहूं 9 से 10,000 एनबीएफसी है, सिर्फ 60-70 एनबीएफसी है जिनको डिपॉजिट्स लेने की एक तरीके से परमिशन करी गई है, जिनको डिपॉजिट की, ठीक है ना। यस, ठीक है ना। तो जिनको ये कहा जाता है कि आप अपने पास एनबीएफसी जो है अपने पास जो है डिपॉजिट ले सकते हो, तो वो एक उन्होंने कैटेगरी बना दी, ठीक है। एनबीएफसी डी बोल देते हैं इसको। एक होती है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, आपके पास सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का जो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली टू से जो बड़ी एनबीएफसी है, जो बड़ी एनबीएफसी है, जो बड़ी एनबीएफसी है वो हो गई एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, विच इज जिनका एसेट बेस 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनका एसेट बेस 500 करोड़ या उससे ज्यादा। और इससे जो कम वाली है वो कौन सी होगी, नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो एक उन्होंने अपने पास ये बोला कि हमारे पास में ये बांटा क्यों गया, अभी समझेंगे। क्योंकि बेटा आपने पिछले चैप्टर के अंदर में हमने पढ़े थे ना, अलग अलग प्रोविजन के रेट्स होते थे, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, वही चीजें यहाँ पे आनी है। तो इन्होंने कैटेगराइज की है, थोड़ा नॉर्म्स में रिलैक्सेशन रखी है, उसके लिए बांटा जा रहा है। थोड़ी सी नॉर्म्स में रिलैक्सेशन रखी गई है, इसीलिए बांटा जा रहा है। ये वाली बड़ी स्पेशल एनबीएफसी है और ये वाली बड़ी है। तो बेटा आप कहीं पे भी देखेंगे ना, इन दोनों के लिए नॉर्म्स जो है वो सेम है, तो इनको अलग अलग नहीं होता। मतलब एनबीएफसी डिपॉजिट और एनबीएफसी वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाली के लिए सेम नॉर्म्स है, ठीक है ना। जो हम आगे जाके पढ़ेंगे आप इकट्ठे लिखा होगा। पर ये वाली थोड़ी सी छोटी एनबीएफसी होगी क्योंकि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, जो छोटी है। इनको कुछ जगह पे यार तुम छोटे लोग हो, तुमने इतना एसेट बेस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते। जैसे इंडिया में आप बेटा देखते हैं बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है जिनका वर्थ एसेट बेस अलग अलग होता है, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग होते हैं ना बेटा, एमएसएमई वगैरह के लिए आप सुनते हैं। ये उसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कर दी कि इनको कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन दे रखी है। तो वो चीज उन्होंने बोली है। तो वो कहता है इन वालों को सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स लगेंगे। इस प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होता है बेटा, प्रूडेंशियल नॉर्म से चार चीजें जो हम अलग अलग पढ़ते हैं, विच इज इनकम रिकॉग्निशन, अभी एक एक करके पढ़ेंगे, प्रोविजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर के चार हिस्से हैं अलग अलग, ठीक है ना। बड़े आसान सा चैप्टर है जैसे मैंने बोला। तो ये चार हिस्से हैं, इनको भी सारे नॉर्म्स लगते हैं, पर इनको सारे लगते हैं एक्सेप्ट दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इनके ऊपर वो वाला नॉर्म लागू नहीं होता, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला, ठीक है ना। अब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा मैंने इस चैप्टर को छोटा भाई क्यों बोला था, बड़ा भाई बैंक को क्यों बोला था। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आएगी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विच इज सिमिलर टू जो आपके पास हम बैंक में सुनते थे, टर्म्स तो वही यूज होगी ना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमारे पास जो है बेटा, सबसे पहली चीज आपके पास आती है इनकम रिकॉग्निशन। नाउ दिस इज आपके पास द इजीएस्ट पार्ट इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन के अंदर में वो कहता है एनबीएफसी को इनकम कौन सी आ रही है। बेटा अगर एनबीएफसी का काम एडवांसेस का है, मतलब लोगों को लोन एडवांस दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर उन्हें इंटरेस्ट की इनकम आएगी। यस सर, अगर लोगों को लोन देंगे तो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा। या छोटी मोटी अदर इनकम भी आ जाती है, लाइक लोन को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे रूल बड़ा सिंपल से जो हमने बैंक में पढ़ा था, सेम प्रिंसिपल। क्या था प्रिंसिपल, सर अगर परफॉर्मिंग एसेट होते हैं तो क्या रूल होता है, एक्रूअल बेसिस। परफॉर्मिंग एसेट होता है तो एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का मतलब क्या होता है, सर इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला मैं इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं। इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला मैं इनकम रिकॉर्ड करता हूं, विच इज अर्नड। जो एक्रू हो गया, ड्यू हो गया, मिला चाहे नहीं मिला। और अगर वो एनपीए बन गया तो कौन सा लगेगा सर, कैश बेसिस। एनपीए हो गया तो कैश बेसिस पर सुशांत बेटा मैंने हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है सारी चीजें, आप बाद में अपने एंगल पे खुद अपने हाथों से चार्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स अलग से डले हुए बेटा फोल्डर में, जो नोट्स का फोल्डर है मैं दोबारा से सेशन के अंत में एक बार नोट्स का फोल्डर पिन कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी।
अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एक चीज तो आपने पूछी नहीं। सर वो क्या नहीं पूछी? सर आपने सीधा प्रिंसिपल बता दिया। अरे भाई, क्या पीए और एनपीए का प्रिंसिपल सेम है बनने का जो बैंक में था? वहां क्या प्रिंसिपल था? सर वहां प्रिंसिपल था 90 डेज से ज्यादा। याद आ रहा है? 90 डेज से ज्यादा। ओ, पर यहां मैंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं साइलेंट, बिल्कुल चुप हूं मैं। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया यहाँ एनपीए कैसे बनता है, कितने ओवरड्यू पीरियड पे एनपीए बनेगा, वो मैंने नहीं बताया। मैंने आपको पहले प्रिंसिपल बताया है। अभी मैं बताऊंगा कि पीए एनपीए कैसे बनता है, वो नहीं बताया अभी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है। ओके सर, ठीक है ना। देन इन्वेस्टमेंट्स का अगर काम करते हो, सर इन्वेस्टमेंट्स में तो बहुत आसान है। अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो बेटा शेयर्स के ऊपर क्या इनकम आती होगी? सर शेयर्स के ऊपर मिलता है डिविडेंड। और डिविडेंड की इनकम कैसे दिखा सकते हो? सर बड़ा ही आसान है। ये तो हम ग्रुप 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट का चैप्टर भी करते हैं, हर जगह ये बात लिखी है। डिविडेंड की इनकम कब दिखानी है? जब डिविडेंड दूसरी कंपनी डिक्लेयर करेगी। when the dividend is declared, so that is when the right to receive payment is established। इसका मतलब क्या होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है, जिस कंपनी में आपने शेयर खरीदे हुए हैं, उस कंपनी ने जब डिविडेंड को डिक्लेयर करा तभी आप इनकम दिखा सकते हो, ठीक है ना। देन अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई है तो उस केस के अंदर बेटा इनकम क्या आएगी? सर इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट की इनकम बेटा नॉर्मल एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आ जाती है। और वो कैसे निकलती है? सर इंटरेस्ट की इनकम निकालने का तो सबसे आसान तरीका है ना, पी इंटू आर इंटू टी। आपको अमाउंट चाहिए, आपको रेट चाहिए, आपको समय चाहिए, बस इतने पीरियड के आपकी इंटरेस्ट की इनकम बन जाएगी। बिल्कुल बेटा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट, इसमें कुछ आपके पास ज्यादा है ही नहीं। इनकम रिकॉग्निशन जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके उसके हिसाब से जो हमने ऊपर पढ़े। एनपीए की इनकम रिकॉग्नाइज कब होगी? जब वो एक्चुअली में रिलाइज होगी। रिलाइज का मतलब क्या होता है बेटा? रिलाइज का मतलब होता है जब वो एक्चुअली में रिसीव होगी, दैट इज कैश बेसिस, दैट इज कैश बेसिस। एंड एनी इनकम which is recognized before the asset become NPA and remaining unrealized shall be reversed। ओ अच्छा सर, हाँ बेटा बात समझो। एक अकाउंट आपका परफॉर्मिंग एसेट है, आप अपने पास एक्रूअल के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर ही जा रहे हो। यस सर, एक्रूअल के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर ही जा रहे हैं हम लोग। अब वो अकाउंट एनपीए बन गया, वो अकाउंट एनपीए बन गया, तो आपको ये बात तो पता है कि उसकी आगे की जितनी इनकम है वो जब मिलेगी तभी रिकॉर्ड करोगे ना? यस सर। पर आपने उसकी अभी तक जो इनकम थी, जो एक्रूअल के हिसाब से रिकॉर्ड करी थी, क्या वो रिकॉर्ड कर सकते हो? वो रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अकाउंट ऑफ एनपीए बन गया। तो जितना इंटरेस्ट नहीं मिला और आपने उसकी इनकम रिकॉर्ड कर रखी, वो रिवर्स करोगे। वेरी मच लॉजिकल, वेरी मच लॉजिकल, दैट हैज टू बी रिवर्स। ये पॉइंट आपके पास सेम बैंक में भी होता है, पर वहां कभी यूज नहीं हो पाता था। आप समझो बात को, यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा, वहां पे भी सेम प्रिंसिपल है बेटा। ऐसा नहीं है कि बैंक में नहीं होता, ये तो एक लॉजिकल बात है। यहाँ मैंने लिख दी क्योंकि इससे रिलेटेड हम यहाँ एक क्वेश्चन बात करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। तो दैट इज वेरी मच नॉर्मल थिंग कि जो अकाउंट पहले पीए था और आपके पास एक्रूअल से इनकम रिकॉर्ड कर लिया, वो एनपीए बन गया, तो उस केस के अंदर जितनी इनकम आपने रिकॉर्ड करी हुई थी वो आपको क्या करनी पड़ जाएगी? रिवर्स करनी पड़ जाएगी, जितनी रिसीव नहीं हुई होगी, जितनी रिसीव नहीं हुई होगी। ओके सर, ठीक है ना। प्रोविजन तो बेटा हमेशा वैल्यू पे ही बनेगा। यस, प्रोविजन तो हमेशा अकाउंट के आपके पास जो लोन एडवांस का अमाउंट है उसकी वैल्यू बनेगा, ठीक है। नाउ कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पास बड़ा ही आसान लगने वाला है, बहुत ही आसान लगने वाला है सर। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। और अब आपके सामने याद आ जाएंगे आपको किसका टाइम? सर बैंक का टाइम याद आ जाएगा। किसका टाइम? बैंक का टाइम याद आ जाएगा। बेटा मुझे बताएंगे बैंक के केस में क्या क्राइटेरिया होता था? बैंक के केस में क्या क्राइटेरिया होता था? सर हमारे पास बैंक के केस में क्राइटेरिया होता था कि हम 90 डेज से ज्यादा वाले केस में क्या बनाते थे? अप टू 90 डेज तक क्या होता था अकाउंट? 90 डेज तक आपके पास क्या खिलाया जाता था सर? वो
सर बैंक के केस में वो हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट होता था, स्टैंडर्ड एसेट होता था ना, और जब वो मोर देन 90 डेज हो जाता था, ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, तो वो ताजा ताजा क्या बनता था सर, एनपीए बनता था। और 1 साल तक किस में रहता था सर, 12 मंथ्स तक आपके पास वो किस में है, 1 साल तक सर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। और उसके बाद वो किस कैटेगरी में चला जाता था सर, मोर देन 1 ईयर जब उसे हो जाता था वो चला जाता था डाउटफुल कैटेगरी में। और डाउटफुल के अंदर कितनी कैटेगरीज होती थी सर, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स। यही होती थी ना बेटा, यही होती थी ना। ये बात किस में थी सर, ये बात थी बैंक में। अब यहां पर मैं थोड़ा सा फर्क देखना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क देखना। कहता है एनपीए कब बनेगा, कहते हैं एनपीए तब बनेगा व्हेन इट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड, आपका डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट जो बड़ी वाली है, उन केस में 3 मंथ से जब ज्यादा हो जाएगा, 3 मंथ से जब ज्यादा हो जाएगा बेटा, तब आपके पास बन रहा है। अब यहां पर मैं 90 डेज नहीं लिखा, यहां पे 3 मंथ्स लिखा, तो जब 3 मंथ्स लिखा है तो वी विल ट्रीट इट एज 3 मंथ्स, हम बोलेंगे भी 3 मंथ्स, पर ये कहने को तो एक ही बात है ना, वहां चलो 90 डेज वर्ड लिखा था, यहां लीगली 3 मंथ्स लिखा है, तो दैट इज सेम वाली बात हो गई, ठीक है। फिर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगा तो वो कितने पीरियड के लिए रहता है, वहां पे कितना था सर, 1 ईयर था, यहां पे भी 1 ईयर ही है। और डाउटफुल में फिर वो कब चला जाएगा, बियॉन्ड 12 मंथ्स में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बड़ी एनबीएफसी है इनके नॉर्म एज गुड एज जो बैंक है वैसे ही है, यस सर, इनके नॉर्म एज गुड एज बैंक ही है, सिमिलर टू बैंक है, आपको सेम एज बैंक दिखेंगे। बस बैंक में यहाँ पे क्या था सर, बैंक में यहाँ पे वो वर्ड उन्होंने लिखा था 90 डेज। अब जो छोटी एनबीएफसी है क्या उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी, यस सर, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो कहते हैं जो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाली एनबीएफसी है, छोटी वाली, उनका एनपीए कब बनेगा, कहता है जब ओवरड्यू पीरियड आपका मोर देन 6 मंथ्स होगा। मतलब कि 3 महीने के बाद नहीं बन रहा, 6 महीने के बाद बनेगा, 6 महीने के बाद। रिलैक्सेशन दे दी ना यार, क्योंकि छोटी एनबीएफसी है, इतना जल्दी जल्दी अगर एनपीए बनने शुरू हो जाएंगे तो बेचारों का काम करने का मन ही नहीं करेगा, भरोसा उठ जाएगा, तो उनको 6 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उनका काम लीज रेंटल और हायर परचेज का है तो उसमें तो और रिलैक्सेशन दे दी आपके पास 12 महीने की। मतलब कि जो छोटी एनबीएफसी है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, उनमें वैसे तो 6 महीने है, पर अगर लीज हायर परचेज वाला तो उनको तो 1 साल की मोहलत दे दी, मतलब 1 साल के बाद जाके एनपीए बनेगा, 1 साल के बाद, ठीक है ना। और फिर जब ये एनपीए बन जाएगा बेटा 6 महीने के बाद, तो ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। जनरली सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितने पीरियड के लिए रहते हैं सर, 12 महीने के लिए, पर यहां पे कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए। यहां पे 1.5 साल तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, और उसके बाद जाएगा वो डाउटफुल कैटेगरी में, उसके बाद जाएगा वो डाउटफुल कैटेगरी में। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई सर। देखो बड़ा आसान सा यहां पे है, बड़ा आसान सा है, बड़ी वाली एनबीएफसी सेम एज बैंक बोल दो, बस 90 डेज इज 3 मंथ्स है यहाँ पे। जो छोटी वाली है उनको रिलैक्सेशन दे दी, वहां 3 की जगह 6 महीने रख दिया एनपीए का पीरियड, और 12 महीने की जगह सब स्टैंडर्ड में 1.5 साल रख दिया, 18 महीने। तो आपके पास उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है ना, ये आपके पास रिलैक्सेशन दे दी। सर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर ये जो हमने बांटा है अलग अलग में, यहाँ पे प्रोविजन के रेट्स क्या है बेटा, यहाँ प्रोविजन के रेट्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू बैंक। बट एज अ स्टूडेंट आपके लिए अभी मैं कराऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, आप अभी करोगे 2 मिनट में याद करोगे, आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। मेन बेटा आपके लिए क्या होता है, एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा बोलता हूं, आपने अपने पास बैंक में भी रेट याद रखे थे और यहाँ पे भी अब रेट आ रहे हैं, तो हम वहां पे जब रेट याद रखते और यहाँ के करते, बैंक के हमारे दिमाग में याद है, आज इसके याद कर लेंगे।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं सजेशन दूंगा आप अपने पास एक ही पेज पे दोनों को रख देना। पेपर वाले दिन के लिए दोनों का एक ही पेज पे पैरेलली होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर में प्रोविजन के रेट्स क्या है, जिनका काम लोन एडवांसेस का है, कहता है स्टैंडर्ड एसेट्स। बेटा स्टैंडर्ड एसेट्स में उन्होंने यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं करी, वहां पे जैसे थी। कहता है स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में जो बड़ी एनबीएफसी है, अब मेरा लॉजिक से समझना ये वाला बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या उनके नॉर्म सेम एज बैंक है? सर बड़ी एनबीएफसी के नॉर्म सेम एज बैंक है, तो उनके लिए ये भी सेम कर दिया 0.4। देखो आपके लिए कितना आसान हो गया, बड़ी वाली के लिए सेम एज बैंक कर दिया ना 0.4। यस सर, वहां भी 0.4 ही था। और जो छोटी वाली है उनके लिए कितना है, थोड़ी रिलैक्सेशन 0.25%। देखो मैं आपको बताता हूं होता क्या है, मेरे लॉजिक को समझना। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसी रेट में फर्क है, सिर्फ इसी रेट में एक फर्क है बेटा। अब प्रॉब्लम की बात क्या आती है, आपके पास में क्वेश्चन बोलेगा कौन सी का निकालना है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का, क्वेश्चन बोलेगा बड़ा क्लियरली। अब आप बच्चों को ये तो याद होगा कि एक में 0.4 था, एक में 0.25 था, पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसमें कौन सा था। तो इसीलिए मैं सिखा रहा हूं बेटा लॉजिक। बड़ी एनबीएफसी सेम एज बैंक 0.4, छोटी एनबीएफसी रिलैक्सेशन 0.25। तो उस तरीके से आप करेंगे तो बेटा आपके लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन अलग से नहीं है बेटा, एडवांस चाहिए वहां पे जैसे थी, ठीक है ना, बात समझो। सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे सीधा 10%, डजंट मैटर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कोई फर्क नहीं है। वहां पे अलग अलग था, 15, 25, 20 अलग अलग थे, यहाँ सीधा 10 है। फिर डाउटफुल में अनसिक्योर्ड में 100%, ये सेम है, वहां भी 100 था। फिर वहां था बेटा 25, 40, 100, यहां पे कितना है सिक्योर्ड में 20, 30, 50, अप टू 1, 1 2 3 मोर देन 3। और लॉस में तो बेटा कितना ही है, 100 ही है। तो बेटा देखिए अभी आपको मैंने कराए, 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, आप कर भी देंगे। होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा वो भी कराएंगे बड़ी फटाफट से। बट प्रॉब्लम की बात क्या है, आपको अपने पास सोचना है थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी। तो आपके लिए जैसे मैंने बोला, मैं एक सजेशन दूंगा, आप अपने पास एक ही जगह पे यही पैरेलली बैंक वाले भी जरूर लिख लेना, आपके लिए हमेशा याद रहेगा। क्योंकि ये होते पेपर के अंदर बोनस नंबर, इसमें सिर्फ रेट याद रखनी है और कुछ है ही नहीं। तो बेटा हम अपने पास जो है रेट याद रखने की बात करते हैं। अब चलो स्टैंडर्ड एसेट्स में ही क्या फर्क है बड़ी और छोटी एनबीएफसी का। यस, बड़े वालों का सेम एज बैंक 0.4, छोटे वालों का रिलैक्सेशन 0.25। सब स्टैंडर्ड में 10, डाउटफुल में सिक्योर्ड वाले में 20, 30, 50, 20, 30, 50 डाउटफुल में, सिक्योर्ड में, और अनसिक्योर्ड सीधा 100, लॉस सीधा 100, बात ही खत्म। बड़ा ही आसान सा है सर, वो भी आसान था ये भी आसान है, रेट्स ही याद रखने और करना क्या हमने। हम सर बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हम सारी चीजें याद कर लेते हैं। हाँ बेटा मुझे आप बच्चों पे पूरा गर्व है और विश्वास है। हाँ जी, तो बेटा देखिए आप लोगों के सामने आ रहा है बेटा एक क्वेश्चन, तो क्या आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे? यस सर, हम ये क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, अगर इसमें नंबर गवा के आए फिर बस मेरे से बात मत करना। हाँ चलो क्वेश्चन है, while closing the books of accounts on 31st March 21, NBFC has its advances classified as follows। वैल्यूज दे दी बेटा इन लैक्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड पोर्शन, डाउटफुल का अप टू 1, 1 2 3 मोर देन 3, अनसिक्योर्ड डाउटफुल का और लॉस। सर बना बनाया टेबल है, रेट लगाने आंसर आने पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चेक करनी है, कौन सी एनबीएफसी का मांग रहा है, क्योंकि 0.4 और 0.25 बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग है, वहीं बच्चा नंबर गवा देता है। कह रहा है बताओ प्रोविजन जो बनेगी एज पर एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। पहले वाला कौन सा मांगा है, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शंस, और अगला है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो दोनों का मांगा है। जनरली पेपर के अंदर एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है, जिसका मांगेगा वो, यहां हमारा दोनों है, ठीक है ना। तो बड़ी एनबीएफसी छोटी एनबीएफसी, चलो जी
हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या सर एक ही बना दे? बेटा एक ही बना दोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन कॉलमनर फॉर्म में बना देंगे हम लोग। सो वन कॉलम इज फॉर आपके पास जो है नाम का, एक कॉलम आ गया अमाउंट का। लो जी, अच्छे अच्छे से बनाएंगे बेटा टेबल, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ आपके पास नाम आ गया एसेट का, यहाँ हमारे पास अमाउंट दिया है उसने, फिर हमारा पहला केस जो था नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, और ये केस नंबर 2 है, ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो इसके अंदर में हमें दे रखी है उसने जो हम रेट लगाएंगे और अमाउंट निकाल लेंगे प्रोविजन का। ठीक है ना, तो हमारा फर्क सिर्फ पहले में आना है, बाकी हमारे पास सिर्फ कॉपी पेस्ट ही होएगा। तो सबसे पहले आ गया स्टैंडर्ड एसेट्स 16800, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं बेटा, फिर सब स्टैंडर्ड 1340, डाउटफुल सिक्योर अप टू 1 ईयर 320, 1 to 3 ईयर्स। मुझे पता है बच्चे यहाँ पे बहुत तेज है, एक्चुअली मैं ना अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मेरी स्पीड बढ़ी नहीं रही बेटा। आप बच्चे बहुत तेज है, मैं आपकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ। सीख लूंगा किसी ना किसी दिन तो मेरी भी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। हाँ जी, तो ये हमने क्या किया सर, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया, इस काम में तो बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एसेट्स। नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट क्या है सर? नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में आपके पास है छोटी वाली, और छोटी वालों के लिए कितना है सर? 0.25%, जो कि यहाँ पे होगा 0.4% बड़ी वालों का। बाकियों के रेट तो आसान है सर, बाकी में क्या है सर? जो स्टैंडर्ड एसेट्स के बाद सब स्टैंडर्ड है उसमें कितना है सर? 10%। डाउटफुल वाले में सर, डाउटफुल वाले में आपके पास अप टू 1 ईयर में कितना है सर? 20, 30, 50, और ये तो 100 ही है। हाँ जी, वैल्यूज बतानी शुरू करेंगे बेटा, वैल्यूज बतानी शुरू करेंगे। 16800 का 0.25% सर 42, और 0.4% अगले का भी बता दो, बाकी तो फिर सेम ही चलेंगे ना, क्योंकि 67.2, बस यही वेरिएशन तो आना है, और आना ही नहीं कोई वेरिएशन। 134, 64, then 27, 15, 97। टफ कैलकुलेशन मैं खुद करूंगा, आप मत करना। 100% वाली मैंने खुद कर ली। हाँ,
बता दीजिए मुझे मेरा आंसर कितना आया। सर 427 और अगले का 452.2। चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, चेक करेंगे क्या ये हमारे पास पूरे 5 नंबर हमने बटोर डाले। सर तसल्ली से बटोरे। यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने बटोर लिए नंबर ये वाले। चलिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बच्चे कह रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमने नंबर बटोर लिए। अभी शुरू हो गए हैं, अभी कहेंगे हम एग्जामिशन लेके आएंगे। सर एडवांस में एग्जामिशन की बात नहीं है, हम सर बहुत ज्यादा नंबर लेके आएंगे। अभी शुरू हो गए, अभी छोड़ेंगे 1000 प्लस पे जाके छोड़ेंगे, अभी लग चुके हैं। सर बटन मिला हुआ है खेलने को तो खेलेंगे नहीं क्या? हमें मिला हुआ है बटन प्रेस करने को, दिया हुआ है तो हम दबाएंगे बटन को, हम यूज करेंगे बटन को। हमें अनअकैडमी वालों ने कहा है कि बटन को दबा सकते हो आप लोग, अलग अलग टाइप के इमोजीज है, जिस मर्जी को यूज करो, हम उसको यूज करेंगे। हमें अच्छा लगता है सर गेम खेलना। अब सारे शुरू हो जाएंगे। मेरे को पता है कौन कौन से बच्चे हमारे पास जो ऐसे काम करते हैं, मैं नाम लूंगा अच्छी बात नहीं है, मेरे को पता है। हर्ष कह रहे हैं सिर्फ 4 ही है, फीडबैक देना पड़ेगा अनअकैडमी वालों को, बाकी भी बटन लेके आओ। बेटा वो इस हिसाब से चलते हैं कि एक ग्रुप में भी 4 ही पेपर है, उन्होंने हर जगह 4 का हिसाब रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ बच्चे कह रहे सर हम नहीं दबाते, हम नहीं दबाते, ऐसा है बाकी बच्चे दबाते, हम तो साफ सुथरे हैं, मैंने नहीं दबाया, मैंने नहीं दबाया, उसने दबाया, उसने दबाया। मैं पता कराता हूँ किसने दबाया। हाँ सर हम तो बिल्कुल साफ सुथरे, आपको पता नहीं हम कितने अच्छे, वी आर इनोसेंट पीपल, वी आर वेरी वेरी इनोसेंट। वंश बेटा आपके तो कारनामों की पता है गूंज, पता है कहां कहां तक हो रही है, अन अकेडमी के बाहर भी हो रही है। और आपको तो मैंने पहले कहा था किसी दिन मिलो, दे धनाधन, दे धनाधन होगा आपका तो। चलो वंश का नाम इस तरीके से रखा गया है कि आने वाले समय में वंश का वंश पता नहीं कितना होएगा, इतने कारनामे करते हो तुम बेटा। हाँ चलो ब्रेक ओवर, आ जाओ पढ़ाई पे आ जाओ, ब्रेक ओवर होगी, चलो भाई चलो। अच्छा भाई अच्छा, चलो बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक होता है ना, थोड़ा फिलर सा मिल जाता है हमारे को, अच्छा लगता है। चलो अच्छा भाई क्वेश्चन आपके पास क्या है, ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी, इट्स अ जनरल क्वेश्चन बेटा, इट्स अ जनरल क्वेश्चन। हमारे पास जो है जनरल क्वेश्चन का मतलब आ रहा है दोनों क्वेश्चन विच इज अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस ओनली अबाउट द मेयर क्लासिफिकेशन। तो आएंगे मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। ब्राइट फाइनेंस एक एनबीएफसी है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि टोटल में है 200 लैक्स की। एक्चुअली क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन कर दो एसेट्स की इन लाइन विद एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाले रूल्स के हिसाब से। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाले जो थे वो एज गुड एज बैंक वाले थे, वहां 3 महीने वाला था, 3 महीने से ऊपर होगा तो वो कहा जाएगा एनपीए बन जाता है, वो सब स्टैंडर्ड में चला जाता है, तब तक के लिए वो स्टैंडर्ड होता है, वैसे आपके पास है, ठीक है ना। वो टोटल 200 लैक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें से मैं एक बार पढ़ रहा हूं अभी, फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा एक एक लाइन को जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। कह रहा है जिसमें से इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवर ड्यू है 200 अकाउंट्स पे फॉर लास्ट 2 मंथ्स, जिनका अमाउंट ड्यू है बेटा 40 लैक्स, ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 मंथ्स, जिनका अमाउंट ओवर ड्यू है 24 लैक्स, ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स, जिनका अमाउंट ओवर ड्यू है 20 लैक्स, एंड ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 years, अमाउंट ओवर ड्यू है 20 लैक्स, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट,
एंड एक अकाउंट है 10 लाख का जो आइडेंटिफाइड है एज नॉन रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट। बेटा लैंग्वेज थोड़ी अजीबो गरीब है इस क्वेश्चन में, तो हम इसे आराम आराम से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, हम इसे आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला, जो ये ऊपर दिए बेटा 10 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स जो लिखा था ऊपर, उसमें से 6 अकाउंट जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है सब स्टैंडर्ड, जिनका अमाउंट 6 लाख है फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड बाकी है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। तो सर ये समझ ही नहीं आई है, अजीबोगरीब सी लैंग्वेज आ गई क्वेश्चन में। बेटा मैं समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं आपकी बात, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसी लैंग्वेज को देखने की, पर हम इसे अपने पास जो है अभी आराम से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अंग्रेजी का खेल है बेटा, अंग्रेजी। सर अंग्रेजी हमारी बचपन से ही खराब है, क्या करें। अगर हमारी बहुत अच्छी अंग्रेजी होती हमने एमबीए कर लेनी थी, हम सीए में इसलिए आए हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। सर आपको कैसे पता? आधे बच्चे यही तो बोलते हैं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन, हाँ जी, अच्छा। नहीं नहीं सर, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं, हमने कॉन्वेंट से करा था। हाँ जी, चलो जी, पढ़ो जी। अभी जरा आपके पास जो है अमाउंट इन लैक्स दे रहा है। बेटा मैंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बना दी, एक बना दी स्टैंडर्ड एसेट्स, दो तीन लाइनें छोड़ के मैंने बना दी सब स्टैंडर्ड, फिर दो तीन लाइनें छोड़ के मैंने लिख दिया डाउटफुल, और फिर दो तीन लाइनें छोड़ के मैंने लिख दिया लॉस। बस हमें इस क्लासिफिकेशन में डालना है बेटा, ठीक है ना। नाउ हमें अपने पास जो है करना क्या है, ये चीज को अपने पास अब बाइफरकेशन करनी है। क्वेश्चन ने बेटा मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया वो ये दिया, उसने मुझे ये चीज बोली थी कि ये जो टोटल एडवांसेस है ना, ये टोटल में 200 लैक्स की है, जिसकी हम बाइफरकेशन करने जा रहे हैं वो 200 लाख की है। सो द टोटल इज 200 लैक्स, द टोटल इज 200 लैक्स, जो हमारे को पता है, जो हमारे लिए टोटल है दैट इज हाउ मच 200 लैक्स, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसके हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, वो कहता है हमारे पास जिनमें इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू है 200 अकाउंट पे पिछले 2 महीनों से, और उनका अमाउंट, बेटा हमें रेट नहीं लगाने इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्लासिफिकेशन करनी है, प्रोविजन नहीं है, प्लीज ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अमाउंट ओवर ड्यू 40 लाख, तो बेटा 200 अकाउंट्स 2 महीने ओवर ड्यू है, तो 2 महीने ओवर ड्यू किस में जाएगा सर, हमारे पास स्टैंडर्ड में आएगा। मोर देन 3 मंथ्स लिखा होगा, मोर देन 3 मंथ्स लिखा होगा तो आपके पास सब स्टैंडर्ड में जाएगा, तो किस में आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा सर। सो 200 अकाउंट्स फॉर 2 मंथ्स, 200 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, तो इसका अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 40 लैक्स, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड में आ गया। देन अगला आपके पास क्या है, कहता है आगे 24 अकाउंट्स फॉर 3 मंथ्स 24 लाख। बेटा अगर मोर देन 3 मंथ्स लिखेगा ना तो ही आपने अपने पास सब स्टैंडर्ड में लेके जाना है। वैसे मैं आपको बताऊं ये भी स्टैंडर्ड में आप डालेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट वाले कुछ ना कुछ कई बार करते रहते हैं, उन्होंने इस बार के स्टडी मैट में जब उन्होंने अपडेट किया, इसे 3 की जगह 2 लिख दिया आपके पास में। वो हमारे पास क्या हार्डली आपके पास जो है मैटर वाली बात कर रहे, उससे आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 लिख रहा है, मोर देन 3 जब तक नहीं लिखेगा, मोर देन 3 होएगा तो ही आपके पास जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन उन्होंने 3 वाले भी लिखे गए। मोर देन 3 का मतलब अगर 4 लिखेगा तो हम उसे सब स्टैंडर्ड में डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं 24 अकाउंट, 24 अकाउंट फॉर 3 मंथ्स,
कितना अमाउंट सर 24 लाख, कितना अमाउंट 24 लाख, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं, फिर वो कहता है 10 अकाउंट मोर देन 30 मंथ्स जिनका अमाउंट है 20 लाख, पर इसे अभी नहीं बताना, इसके बारे में उसने मुझे अलग से भी लिखा है। ध्यान से देखो, इसके बारे में मुझे उसने अलग से लिखा है। कहता है ये जो 10 अकाउंट है ना बेटा 20 लाख वाले, 10 अकाउंट जो है ना 20 लाख के, उसमें से 6 अकाउंट जो है वो सब स्टैंडर्ड है 6 लाख वाले फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जिन्हें आपके पास सबस्टैंडर्ड हुए हुए 12 महीने से ज्यादा हो गए। तो बेटा वो अपने पास कौन सी कैटेगरी में चलेगा, जिसे सबस्टैंडर्ड में रहते हुए 12 से ज्यादा महीने हो गए, तो किस में चले जाएंगे सर डाउटफुल में। जिसे सबस्टैंडर्ड में रहे हुए 12 महीने से ज्यादा हो गए वो किस में चला जाएगा बेटा डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा ना। सो हमें अपने पास जो है 6 अकाउंट्स identified as substandard for more than 12 months, 6 accounts identified as substandard asset for more than 12 months, which is how much? हाँ मैं उस पे आता हूँ जोर बेटा, डोंट वरी। ये अमाउंट कितना है सर 6 लाख। बेटा इसमें क्वेश्चन ने अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे किया बेटा, वो एक तरफ कह रहा है 30 महीने और फिर बाद में उसमें वो लेके आ गया अपने पास मोर देन 12 एंड लेस देन 12। अब वो एक तरफ आपके पास जो है जब वो मोर देन 12 मंथ बोल रहा है, सब स्टैंडर्ड हुए भी अगर 12 महीने से ज्यादा हो गए तो बेटा कौन सी कैटेगरी में जाता है वंश बेटा, सब स्टैंडर्ड में कितने पीरियड तक रहता है बेटा सर, सब स्टैंडर्ड में रहता है वो 12 महीने तक, और 12 महीने के बाद वो चला जाता है डाउटफुल में। और डाउटफुल के अंदर अपनी लिमिट्स है कुछ अप टू 1, 1 2 3 मोर देन 3, उसे हमें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रोविजन नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर में बेटा मोर देन 30 मंथ्स का रेलिवेंस खत्म हो जाता है जैसे ही मुझे उसने ये बोला मोर देन 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। मेन मेरा कार्य था इसको क्लासिफाई करना। अब यहाँ पे बेटा मुझे ये बताओ कितने अकाउंट बचे, 10 अकाउंट थे, 10 में से अगर 6 अकाउंट मोर देन 12 मंथ्स है तो कितने वाले हुए लेस देन सर 4। और अगर इनका अमाउंट 20 लाख था और इसका अमाउंट 6 लाख है तो इन 4 का कितना हुआ अमाउंट सर, इनका अमाउंट हुआ 14 लाख। भाई अगर आपके पास 10 का टोटल 20 लाख था और उसमें से आपके पास उसमें 6 अकाउंट के बारे में बता दिया 6 लाख, तो बाकी बचे हुए आपके पास जो है, बाकी बचे हुए जो आपके पास है 4 अकाउंट, वो आपके पास जो है उनकी वैल्यू कितनी आ गई सर 14 लाख आ गई ना। ये बात हमें क्लियर हुई। तो ये आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 4 अकाउंट आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर, नहीं बेटा हमें अपने पास बाइफरकेशन करके नहीं दिखाना है डाउटफुल में। बेटा टोटल अकाउंट्स कितने थे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे। 4 अकाउंट्स कैसे आ रहे हैं बेटा, 4 अकाउंट्स आ रहे, टोटल थे 10 अकाउंट, 10 में से हमने नीचे 6 डाल दिए। अमाउंट था टोटल हमारे पास 20, 20 में से आपके पास नीचे कितना डाल दिया सर 6, तो यहां कितना आ जाएगा सर 14 लाख। टोटल आपके पास बड़ी क्लियर बात है बेटा, उसने ऊपर बोला 10 अकाउंट से 20 लाख के, उसमें से उसने डाउटफुल वाले बता दिए 6 अकाउंट 6 लाख के, तो बाकी कितने बचे, 4 अकाउंट बचे 14 लाख के। बात मैच कर गई ना, बड़ी क्लियरली बात है बेटा। मोर देन 30 मंथ्स का रेलिवेंस खत्म हो जाता है जैसे उसने लेस देन 12 और मोर देन 12 मंथ्स बोला। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपके पास थोड़ा सा गलत है, इसीलिए हमारे पास उसने नीचे इंफॉर्मेशन दी जिसने हमें मदद करी, हम इस इंफॉर्मेशन से हमने क्वेश्चन को किया, इस इंफॉर्मेशन ने हमें मदद करा, ठीक है ना। देन आगे बोलता है 4 अकाउंट्स मोर देन 3 इयर्स आपके पास है, ड्यू 20 lakhs ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड। तो बेटा ये किस में चला जाएगा सर, अगेन डाउटफुल में चला गया।
अगेन आपके पास किस में चला गया बेटा, डाउटफुल में चला गया, क्योंकि मोर देन किस में है, मोर देन 3 इयर्स है, आइडेंटिफाइड है सबस्टैंडर्ड, मोर देन 3 इयर्स आपके पास हो चुके हैं, तो किस में आ गया सर, डाउटफुल में आ गया। तो ये कितने अकाउंट्स है सर, हमारे पास उसने दिए 4 अकाउंट्स, जो कि उसने लिखा मोर देन 3 इयर्स आइडेंटिफाइड एज एसएसए, हमारे पास जो मोर देन 3 इयर्स, कितना अमाउंट है बेटा इसका, सर इसका अमाउंट है 4 अकाउंट वाले का 20 लाख, कितना अमाउंट है 20 लाख। और फिर कौन सा बचा है, बस एक, देखो सर कौन सा बचा है हमारे पास, देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, हमारे पास जो बचा है वो बचा है आपके पास वन अकाउंट 10 लाख का, जो नॉन रिकवरेबल है। नॉन रिकवरेबल किस में जाएगा सर, नॉन रिकवरेबल जाएगा लॉस एसेट में, नॉन रिकवरेबल लिख दिया, क्लियर बात होगी। वन अकाउंट 10 लाख, वन अकाउंट आइडेंटिफाइड एज नॉन recoverable by management, which is how much, हमारे पास में बेटा अमाउंट इज 10 लाख। हाँ जी, नाउ देयर कम्स अ मेन प्रॉब्लम, हमने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को डाल दिया, आपका टोटल 200 बनता ही नहीं है, आपका टोटल 200 बनता ही नहीं है। टोटल जो बनता है वो कितना बनता है बेटा, जो हमारा अभी तक टोटल आ रहा है वो कितना बना सर 114, पर उसने दिया है 200, तो डिफरेंस कितना हो गया सर 86 का। बेटा ये कौन से अकाउंट हुए, साफ सुथरे अकाउंट्स, जिनका कुछ भी ओवरड्यू नहीं है, ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, जो बिल्कुल परफॉर्मिंग में आ रहे, तो रिमेनिंग अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, वेरी क्लियरली दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एज 86। ये क्वेश्चन पेपर में आता है इस टाइप का 5 मार्क्स का, अगेन बोनस मार्क्स है, पहली बार में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं आपको 2 क्वेश्चन इसलिए क्लास में करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना। अगर आया तो हम इसमें नंबर लूज करके नहीं आएंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे ही बाइफरकेशन दिखानी है। सिंस फर्स्ट टाइम है ना, तो बेटा लैंग्वेज को पढ़ने में बाइफरकेशन डालने में स्लैब्स में थोड़ा अजीब लगेगा, 2 बार कर लोगे, हाथ से कर लोगे, आप 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर डालोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो फ्लो कैसे देता है क्वेश्चन का, और ऐसा ही फ्लो आता है हमेशा, ठीक है ना। देन अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, अगले पे आएंगे, ये क्वेश्चन सबका हो गया ना, यस सर, ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर बेटा 5, कम टू क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर। उज्जवल बेटा, ओहो उज्जवल बेटा बहुत बारीकी में जाते हैं बेटा, पहले वो 12 महीने की बजाय 14 महीने लिमिट हुआ करती थी, अब वो 12 महीने कर दी सब स्टैंडर्ड के अंदर, बड़ी एनबीएफसी के लिए, सेम एज बैंक, इसलिए वो काट के लिखा हुआ है। सर हमें ना हर क्वेश्चन के बाद ना ब्रेक दे दिया करो, हमें रिकवर करने में टाइम लगता है बेटा, अगर ऐसे चलता रहा तो होगा कैसे काम, पेपर 3 घंटे का कैसे करोगे। हाँ अच्छा जी, जब चाहिए होती है ब्रेक मैं जरूर दे देता हूँ, डोंट वरी, मैं ब्रेक देने में बहुत अच्छा बंदा हूँ। चलो जी, यूनिवर्सल फाइनेंसर्स लिमिटेड इज ए एनबीएफसी, it provides you the following information regarding its advances of 440 lakhs। तो यहाँ 440 lakhs के बारे में बता रहा है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू है, हमें वही कह रहा है बेटा, क्लासिफिकेशन करो एसेट्स की इन लाइन विद एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट डायरेक्शंस के हिसाब से, तो वही आपके पास क्लासिफिकेशन करनी है हमने, तो हमारे पास उसी तरीके से हम बनाएंगे और चीजों को डालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला किया था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5,
क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। अमाउंट यहां पे बेटा इन लैक्स है, यस सर इन लैक्स है। स्टैंडर्ड एसेट्स, हाँ जी। So how much is the total which is given by the question in the first line? The total is आपके पास 440। जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 440 बेटा हमारे लिए। अब हम चीजों को एक एक करके डालना शुरू करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आराम आराम से डालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लॉस एसेट को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा सबसे पहले हमारे पास उसने क्या बोला सर, 550 अकाउंट लास्ट 3 मंथ्स 105 लाख, कौन सी में आएगा? 550 अकाउंट बेटा हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स, तो बेटा ये हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड में, ये आएगा आपके पास स्टैंडर्ड में 550 अकाउंट। ओवरड्यू फॉर last 3 months, amount is 105 lakh, amount is 105 lakh। then next is 75 accounts 4 महीने, amount overdue 64 lakh, कौन सी में सर? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। किसमें? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। 75 अकाउंट्स फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के बाद बेटा वो किसमें चला जाता है? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। कितना अमाउंट है सर? 64 लाख, 64 लाख, ठीक है जी। देन अगला 25 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स, अमाउंट ओवरड्यू 66। सर ये 30 महीने वाले का ना क्वेश्चन अलग से बताता है, लो ये बताता ही बताता है, घबराओ मत, इसके बारे में बताएगा वो। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, रुक जाते हैं हम जरा। तो इसने बोला 25 अकाउंट जो ओवरड्यू दिए थे उसमें से 17 अकाउंट जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, सबस्टैंडर्ड है फॉर मोर देन 12 मंथ्स 19 लाख, और बाकी जो है वो सबस्टैंडर्ड है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। तो जो मोर देन 12 मंथ्स है वो कहां जाएंगे सर? वो चले जाएंगे डाउटफुल में, जिन्हें सबस्टैंडर्ड हुए हुए 12 महीने से ज्यादा हो गए, और जो सबस्टैंडर्ड हुए हुए अब 12 महीने तक है वो आपके पास किस में आएंगे सर? वो आ जाएंगे हमारे पास सबस्टैंडर्ड में, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सर ये 30 महीने, 30 महीने का लॉजिक नहीं है, वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट को, लेस देन 12 और मोर देन 12 लिख के। तो आपके पास इसलिए घबराना नहीं है, मोर देन 30 मंथ्स का रेलिवेंसी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 17 अकाउंट कहां चले गए सर? 17 अकाउंट जो उसने बोले फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो डाउटफुल में आपके पास आ गए। कितना अमाउंट थी? 19 लाख। बेटा टोटल कितने अकाउंट थे सर? टोटल थे 25 अकाउंट, तो 17 का पता चल गया, तो कितने बचे सर? 8 अकाउंट। फॉर लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लेस देन 12 मंथ्स वाला आपके पास कितना अमाउंट आएगा सर? ये पहले बताओ 8 कैसे आया? बेटा 8 बड़ा आसान है ना, 25 अकाउंट से
25 में से 17 माइनस हुए तो आपके पास 8 बचा, और हमारे पास दूसरी तरफ है अमाउंट। टोटल अमाउंट था बेटा 66 लाख, और हमने नीचे कितना डाला है 19 लाख। टोटल अमाउंट इन वाली कैटेगरी का कितना है 66 लाख, हमने नीचे डाला 90 लाख, तो हमारे पास कितना हो गया 47। बाकी 5 का क्या, 5 कहां से आया बेटा, बाकी 5 कहां से आया, बेटा 25 में से 17 नीचे चले गए तो 8 बचे, नहीं 8 लिखा है, 3 नहीं लिखा ज्ञानेंद्र बेटा। यह सर्च बेटा। बेटा 30 अकाउंट कहाँ लिखे हैं, मेरे को तो दिखे नहीं कहीं पे। 25 अकाउंट है बेटा, ये लो 25 अकाउंट है। यस सर, 25 में से उसने बेटा 17 का बता दिया। 30 तो मंथ्स है बेटा, 30 मंथ्स का रेलिवेंस ही नहीं है कोई। अमाउंट था 66, 66 में से 19 गया तो 47 आ गया। ओ सर, गलती हो जाती है कभी कभी, बड़ी बड़ी क्लासेस में, बड़ी बड़ी पढ़ाइयों में छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हो जाती है। हाँ जी, अगला आया बेटा 15 अकाउंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 3 years, अनसिक्योर्ड अमाउंट ओवर ड्यू 82 लाख। तो बेटा ये किस में जाएगा सर, ये है सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 3 years, डाउटफुल में चला गया, मोर देन 3 years डाउटफुल में आ गया, 82 lakhs है। So 15 accounts identified as SSA for more than 3 years। अमाउंट कितना है बेटा 82 lakhs, अमाउंट कितना है 82 lakhs, ठीक है ना। देन लास्ट आपके पास क्या है सर, 8 अकाउंट्स है 33 lakhs के जो नॉन रिकवरेबल है। सर ये कैसे पीछे रह सकता था क्वेश्चन में, तो लॉस वाला भी आ गया। सो 8 अकाउंट 33 lakhs, आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल, कितना जी 33 lakhs। हाँ जी, सो वी विल गेट द टोटल एंड द रिमेनिंग अकाउंट्स की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, रिमेनिंग अकाउंट्स 90, चेक कर लेंगे जी, 90 वुड बी द बैलेंसिंग फिगर जो उसने क्लासिफिकेशन दी थी उसके हिसाब से। हाँ जी। अच्छा जी, नाउ मेरी एक छोटी सी बात को ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। इज दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड? यस सर, यस सर, यस सर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने आराम आराम से किया बेटा। एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। बेटा था क्या, होता क्या, हमारा इंस्टीट्यूट ना बहुत महान है, बहुत ही महान है। कई बार क्या होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट ना क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता है, क्वेश्चंस को कॉपी तो कर लेता है, अब वो क्वेश्चंस बने होते हैं पुराने नॉर्म्स के हिसाब से, वो बने होते हैं पुराने नॉर्म्स के हिसाब से। अब वहां पर इंस्टीट्यूट क्या कर देता है, कई बार आंसर भी कॉपी पेस्ट कर देता है। अब वो तो पुराने नॉर्म्स के हिसाब से थे, अब भाई अगर नॉर्म्स रिवाइज हो गए तो आंसर तो अपना ठीक करो ना। हाँ सर बिल्कुल बात ठीक है। अब बेटा पुराने नॉर्म्स में क्या होता था, जो एनपीए बना करता था, मतलब ये बड़ी वाली के में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में वो 6 महीने पे बनता था, पुरानी नॉर्म्स थी, हमें उससे क्या लेना देना। अभी नॉर्म क्या है 3 महीने है ना, 3 महीने से ऊपर में ही एनपीए बनेगा ना। यस सर। अब हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जब जनवरी में बेटा ये पेपर में क्वेश्चन डाला, तो अगर कोई बच्चा जाके इसका आंसर बाय चांस इंस्टीट्यूट के आंसर से देखता है, तो वहां पे इन्होंने 4 मंथ वाले को भी इसे स्टैंडर्ड में डाला हुआ है। अब इनको कौन समझाए, कौन समझाए हमारे इंस्टीट्यूट को। तो बेटा पेपर में नंबर नहीं कटे होंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बच्चे सब स्टैंडर्ड में डाल के होंगे नंबर उन्हें मिले होंगे, वो उन्होंने बाय चांस कॉपी पेस्ट कर दिया। जो चेक करता है ना बेटा, वो ऐसा थोड़ी ना है मैं आप लोगों को ये बोलूंगा
अच्छा भाई अगर इतना आएगा ना तो इंस्टीट्यूट का अगर ये वैल्यू ये होगा ना तो लॉजिक अपना खराब कर दे। बेटा कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है, वो बाय चांस उनसे टाइपो एरर हो गया तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा। क्योंकि अगर आप अपने पास जो है बेटा, अगर आप अपने बाय चांस आंसर से, बाय चांस कोई बच्चा क्या कई बार आंसर देख के आते बोलते सर आपने कराया था यहाँ पे सब स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड किया। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया बेटा वहां पे। सो प्लीज इंस्टीट्यूट ने हमारे पास वहां पे गलत किया हुआ है, आपका नॉर्म हैज बीन चेंज, पुराने नॉर्म के हिसाब से उन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है ना। चलिए क्या ये क्वेश्चन हो जाता है? यस सर ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए सर बोलो बेटा बोलो। सर अब हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट करा दो हमें। हाँ सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा दो। हाँ बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है जरा ध्यान से सुनना। विच इज जिन एनबीएफसीज का जो होता है बेटा वो काम होता है लीज और हायर परचेज का। जिन एनबीएफसीज का काम किसका होता है? लीज और हायर परचेज का। उसके केस में प्रोविजन कैसे बनती है, उसके केस में प्रोविजन कैसे बनती है? तो वो ये कहता है उनके केस में जो प्रोविजन बनाई जाती है वो आपके पास होती है बेटा, एक होती है बेसिक और एक होती है एडिशनल। कौन सी होती है बेटा? एक होती है बेसिक और एक होती है एडिशनल प्रोविजन। कहते हैं जो बेसिक प्रोविजन है वो कैसे निकलते हैं, और अभी मैं इसे एग्जांपल से कराऊंगा तो घबराना मत। एक है बेसिक प्रोविजन निकालने का तरीका, एक है एडिशनल प्रोविजन निकालने का तरीका। दिस इज फॉर दोज एनबीएफसी जो क्या काम कर रही है, जो लोन का काम नहीं कर रही, लोगों को लोन एडवांसेस नहीं दे रही, वो लीजिंग और हायर परचेज का आपके पास काम कर रही है, वो एसेट दे रही है उसकी किस्तें आ रही है। जैसे हायर परचेज का जो मॉडल करते हो अपने पास ग्रुप 1 के अंदर पूरा चैप्टर करते हो। तो कहते हैं बेसिक प्रोविजन कैसे निकलती है? कहते हैं वो निकलती है जितनी इंस्टॉलमेंट बेटा ड्यू हो गई और अभी तक नहीं मिली वो। अभी मैं एग्जांपल से कराऊंगा तो घबराना मत। जितनी इंस्टॉलमेंट्स अभी तक ड्यू नहीं हुई और जो अभी तक नहीं मिली वो आगे। अब मुझे बताओ जब आपने किसी को कोई एसेट इंस्टॉलमेंट्स पे दिया तो बेटा आप उससे जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उस इंस्टॉलमेंट में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आएगा? क्या इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट होते हैं? यस सर बिल्कुल। प्रिंसिपल मतलब वो कैश प्राइस बोलते हो ना प्रिंसिपल को। यस सर। अब मुझे बताओ मैं अपने नुकसान की प्रोविजन बनाने जा रहा हूं, मैं अपने नुकसान की प्रोविजन बनाने जा रहा हूं, तो वो लॉजिक से समझना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जितनी मेरी इंस्टॉलमेंट्स आज तक ड्यू हो गई और जो मुझे नहीं मिली, जो ड्यू होगी और नहीं मिली वो मेरा नुकसान है एक तरीके का, तो मैं उसकी प्रोविजन बनाने की बात करूंगा। यस सर बिल्कुल। सो ये ड्यू अमाउंट हो गया जो अभी तक नहीं मिला। ऑब्वियसली ये ड्यू अमाउंट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। पर मेरा आगे और कितना नुकसान हो सकता है? सर आगे की जितनी इंस्टॉलमेंट्स अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, क्या मैं उसके इंटरेस्ट को भी अपना लॉस बोल सकता हूं या सिर्फ प्रिंसिपल को ही बोलूंगा? मुझे सोच के बताना। क्या मैं जो आने वाले इंस्टॉलमेंट्स है उसके अगर नुकसान की प्रोविजन बनाने की बात करता हूं तो शुड आई मेक फॉर दी ओनली प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट? सर ओनली प्रिंसिपल। बड़ी लॉजिक सी बात है, इंटरेस्ट तो समय के साथ चलते हैं ना, जब वो एक्रू ही नहीं हुआ इंटरेस्ट तो उसको कैसे कंसिडर कर लोगे? हाँ बिल्कुल आपके पास। तो बेटा आपके पास में यहाँ पे उसने पहले क्या बोला, आप अनड्यू अमाउंट जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ और जो नहीं आया उसको ऐड कर दो विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट पूरी ले लो पर इसमें जितना इंटरेस्ट है उसे माइनस कर दो। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ क्या रह जाएगा बेटा? सिर्फ हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? तो जो पैसा ड्यू हो गया आज तक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसका, आने वाले समय का सिर्फ प्रिंसिपल, और फिर माइनस कर देंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बेटा एक सिंपल सी चीज है, मैं अपने नुकसान की प्रोविजन बना रहा हूं। अरे भाई जितने पैसे नहीं मिले वो मेरा नुकसान, जो आने वाले समय में नहीं मिलेंगे वो नुकसान। तो पर मैं एसेट तो मैं वापस उठा के ले आऊंगा ना, मैं एसेट भी तो वापस उठा के ले आऊंगा ना, तो मेरे एसेट की भी तो कुछ वैल्यू लगाऊंगा ना। तो एसेट की वैल्यू क्या लगाऊंगा? अगर उसे बेचूंगा तो कुछ पैसे तो मिलेंगे ना मेरे को, एसेट के बेचने पे कोई पैसे तो मिलेंगे ना। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा करो
जो एसेट है ना उसकी नेट बुक वैल्यू को माइनस कर दो, और वो कैसे निकालनी है, बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर ईच ईयर। तो उन्होंने नॉर्म्स में लिख दिया 20% डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाना है हर साल को, उतनी वैल्यू को माइनस करके जो उसकी उस दिन वैल्यू बनती है उसकी आपने प्रोविजन बनानी है। अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो बेटा घबराना मत। होता है क्या, जब पहली बार सुनते हो तो आपको लगता है बड़ी अजीब सी चीज है, जैसे ही क्वेश्चन करा दूंगा और आपके पहले एग्जांपल कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन हमारे पास में यहां पर में अगली आती है बेटा इसी में एडिशनल प्रोविजन। दिस इज बेसिक, दिस इज एडिशनल। नो एडिशनल प्रोविजन जो है वो आपके पास सिंपली कहता है जो एसेट की नेट बुक वैल्यू है उसके ऊपर रेट लगाना है, और वो रेट लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ कितना समय हो चुका है ओवर ड्यू पीरियड को, मतलब कितना समय हो चुका है अब तक पैसे नहीं आ रहे। तो अब तक स्लैब्स बन गई। ये आपके पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये वाला मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा और मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, पर इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टडी मटेरियल में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लिखा है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं डाला। पर मैं एज अ टीचर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को इसको समझा जरूर दूं और इसका एग्जाम्पल भी करा दूं और क्वेश्चन भी करा दूं। एक क्वेश्चन भी करा दूंगा और एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एडिशनल प्रोविजन का आता है जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिया पेपर में, बट कॉन्सेप्चुअली बेसिक वाला है। और अगर किसी दिन बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर उसने नहीं किया। यहां बेटा ओवरड्यू पीरियड में रेट जो आपके पास क्या क्या दिए, कहते हैं अप टू 12 मंथ से तो 0, 12 से 24 10, 24 to 36 40, 36 to 48 70, मोर देन 4800। एक एक साल की स्लैब है ना, बड़ा आसान है। 0 to 1 ईयर, 1 to 2 आपके वैसे स्लैब्स उसने दे दी बेटा, एक एक साल की स्लैब है। और सिंपल सी बात है 0 10 उसके बाद 30 का गैप है, 100 तक पहुंचाना है ना। अब 0 और 10 के बाद 30 30 ऐड कर दोगे तो हाँ 100% बन जाएगा। 0 10 40 70 100, 0 10 40 70 100। आपके पास 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 मोर देन 4। तो आपके पास उन्होंने बड़ा आसान सा आपके पास तरीका है याद रखने का जो नॉर्म्स में लिखा है। सर हमें इसका पहले क्वेश्चन कराओ, एग्जाम्पल कराओ तो ही हमें बात समझ आएगी। लो बेटा आप बच्चों को पहले एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। क्या आप बच्चों को मैं अपनी तरफ से ये एग्जाम्पल करा दूं? यस सर ये एग्जाम्पल करा दो हमें, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है हमारे पास जो बेटा उसने क्या बोला, एक्स लिमिटेड एक एनबीएफसी है जिसने एसेट लीज करा था ट्रक किसको, राम को। कहते हैं कैश प्राइस है 4 लाख, 50 इंस्टॉलमेंट है 10-10 हजार पर मंथ की, 10,000 पर मंथ की आपकी 50 इंस्टॉलमेंट्स है। तो अगर टोटल में पैसे देखोगे तो पैसे मिलेंगे 50 इंस्टॉलमेंट्स में पूरे 5 लाख रुपए, विच इज हायर परचेज प्राइस एक तरीके का। और इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में मैं कहता हूं इक्वल है, विच इज 2000 पर मंथ पर इंस्टॉलमेंट। तो अल्टीमेटली ये 10,000 के अंदर पता है क्या है, 8,000 प्रिंसिपल है और 2,000 इंटरेस्ट है। क्या जेन्युइनली ऐसा कभी होता है? वैसे मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा कभी होता है? सर आंसर इज नो। प्रिंसिपल कम ज्यादा जो मर्जी हो सकता है पर इंटरेस्ट हमेशा गिरता रहता है, क्योंकि जैसे ही आपने प्रिंसिपल पे किया इंटरेस्ट कम हो गया ना आगे का। पर टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से क्या रखा है आपके लिए, थोड़ा सा आसान केस रखा है ताकि आपको पहले समझ तो आए, फिर ही क्वेश्चन पे चलेंगे ना, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं लेट से 5 इंस्टॉलमेंट पेड है, अभी केस 1 करते हैं, और 7 अनपेड है। 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए और 7 आपकी अनपेड है। तो यहां पर में हम अगर बेसिक प्रोविजन बनाते, दोनों बनानी बेटा, बेसिक भी और एडिशनल भी। तो बेसिक प्रोविजन कैसे बनेगी, हाउ मच इज द, हमारे पास जो है यहां पे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एंड अनपेड, कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी और अभी तक पे नहीं करी बेटा। सर 7 ड्यू हो चुकी है और पे नहीं करी, तो 10,000 के हिसाब से 7 इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो पे नहीं करी।
5 तो पे कर दी, बात खत्म हुई। 7 पे नहीं करी तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और पे नहीं करी? सर 7, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया इसका? 70,000। फिर इसमें ऐड कर देंगे इंस्टॉलमेंट्स जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, नॉट ड्यू एंड अनपेड। ऑब्वियसली एंड अनपेड का तो बात ही खत्म हो जाती है, वो तो जो ड्यू ही नहीं वो बंदा कैसे पे कर देगा? तो पिछली नहीं दे रहा, आगे वाली कहां दे देगा? ठीक है ना, एडवांस में कोई थोड़ी ना देता है। तो हमारे पास में यहाँ पे कितनी आएगी सर? 10,000 के हिसाब से अभी आगे की कितनी बची है? सोच के बताओ, आगे की कितनी बची है जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई? जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई वो कितनी बची है सर? 38। बिल्कुल सही बात बेटा, 5 पे कर दी, 7 अनपेड है, तो टोटल 12 होगी ना, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट्स निकल चुकी है। आगे कितनी बची है सर? 38 बची है। तो ये कैसे आ रहा है सर? 50 माइनस 12। ठीक है ना? यस सर, ये बात क्लियर होगी। तो ये कितना हो गया? 3,80,000। और क्या आपने इस इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट भी जोड़ लिया जो ड्यू ही नहीं हुई? हाँ सर, 10,000 के अंदर तो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो बेटा आने वाले नुकसान की तो सिर्फ प्रिंसिपल की प्रोविजन बनाओगे, इंटरेस्ट की कैसे बना दोगे? तो माइनस इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, which is 2,000 into 38, 76,000। बिल्कुल लॉजिकल। देन अब एसेट को अगर बेचेंगे तो उसके कितने मिलेंगे? नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। मनीष बेटा आता हूं आपके वाले पॉइंट पे बाद में, ठीक है। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट आपके पास क्या बनेगी सर? नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट के लिए हमारा उसका कैश प्राइस कितना था सर? कैश प्राइस है 4 लाख और माइनस डेप्रीसिएशन 20%। मेरे को सोच के बताना कि आपकी जो डेप्रीसिएशन है वो कितने पीरियड की लगेगी, सोच के बताना बस। कितना समय बीत चुका है जब आप ये प्रोविजन बना रहे हो? हाउ मच टाइम हैज बीन पास्ड द डे यू आर मेकिंग द प्रोविजन? सर दैट इज 1 ईयर। दैट इज 1 ईयर सिंस आपके पास 12 किस्तें हो चुकी है, पर मंथ है और किस्त, तो 12 महीने निकल चुके, तो 12 महीने की डेप्शन लगेगी ना। यू आर मेकिंग द प्रोविजन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इट्स मीन 12 मंथ्स, तो आपकी डेप्रिसिएशन 12 महीने की बनेगी बेटा, ठीक है ना। सो दैट इज आपके पास आया 4 लाख 20% एक साल का। तो वो हमारे पास कितना बना? 80,000। तो हमारी वैल्यू आ गई 3,20,000। तो ये हमारी होगी बेसिक प्रोविजन, ये हमारी होगी बेटा बेसिक प्रोविजन। तो बेसिक हमारी कितनी निकल के आई? 54,000। एंड व्हाट अबाउट अवर एडिशनल प्रोविजन बेटा? व्हाट अबाउट अवर एडिशनल प्रोविजन? सर एडिशनल प्रोविजन तो बहुत आसान है। एडिशनल प्रोविजन में हमें ओवरड्यू पीरियड देखना है। नो ओवरड्यू पीरियड इसमें किसमें फॉल कर रहा है सर? ओवरड्यू पीरियड है अभी हमारा 7 महीने हुए हैं जो पे नहीं किया, तो क्या ये 0 to 12 मंथ की स्लैब में आ रहा है? यस सर, 0 to 12 मंथ की स्लैब में आया, तो 0% हो गया, 0 ही हो गया, 0% आप कैसे हो गया? अच्छा, अगर ये 1 to 2 ईयर के स्लैब में होता तो कितना आता सर? 1 to 2 ईयर के स्लैब में होता तो 10% आता, वो डिपेंडिंग। और ये 10% किसका लगाना था? ये 10, 40, 70, 100 किसका था सर? ये हम भूल गए, दिखा दो बेटा। ये आपके पास था नेट बुक वैल्यू का। वो अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, इस वाले में लागू नहीं हुआ, पर मैं फिर भी आपको फिर से बता रहा हूं, अभी तक मैंने कराया नहीं क्वेश्चन, तो कराऊंगा, डोंट वरी। ये नेट बुक वैल्यू के ऊपर आपके पास प्रोविजन का रेट लगा था। एडिशनली
क्वेश्चन होके लग रही है ना, एक्स्ट्रा प्रोविजन ला रहा हूं, एक्स्ट्रा कंटिजेंसी को कंसिडर कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कंटिजेंसी को कंसिडर कर रहा हूं। तो ये आपका 0 है, तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई सर? टोटल हमारे पास बन गई 54,000 प्लस 0, 54,000। हाँ 320 का होता बेटा। बेटा अभी 12 महीने हुए, दैट इज नॉट 0 to 12, 0 to 12 इसलिए क्योंकि 7 महीने, दैट इज ओवर ड्यू पीरियड। ओवर ड्यू पीरियड हमारा इस केस में कितना है? 7 मंथ है बेटा। ओवर ड्यू का मतलब है नवी का बेटा कितने महीने हो चुके इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, तो कौन सी स्लैब में फॉल कर रहा है? वो 7 मंथ्स की वजह से 0 to 12 में फॉल कर रहा है, ठीक है ना? हाँ जी, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, ये बात हम सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, ये बात हम सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। हाँ जी। अच्छा 9 में आपको अगले वाला केस ना अभी नहीं करा रहा, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। छोटा सा कारण है वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये केस दोनों करने के बाद हमारे लिए बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन करना जो मैंने डाला हुआ है आपके नोट्स में। अगर मैं अभी केस करा दूंगा और कल क्वेश्चन कराऊंगा, हल्का सा आपको अजीब लगेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि हम अपने पास कल पहले ये केस 2 भी कर ले, दिस विल बी केस नंबर 2, वो 1 लिखा हुआ है, दैट विल बी केस नंबर 2। हम केस 2 भी करेंगे कल पहले, और फिर हम अपने पास वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, क्योंकि एक एग्जाम्पल करा होगा तो उसके बाद करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? बच्चे कह रहे सर छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। अरे मैंने किसी को रोका है क्या? हम पढ़ रहे किसके लिए सर? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। आप कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हो हमारे साथ, हमारे भले के लिए पढ़ाते हो आप। हाँ हाँ जी। अच्छा जी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आप बच्चे जो है, हाँ आप बच्चे जो है, कल के लिए मैं एक बार के लिए पहले क्लियर कर देता हूँ। टुमारो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर। टुमारो इज 31st of December 21, द लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो हमारे पास जो है कल की तारीख में आप लोगों का बेटा एक तो 4 बजे बैंकिंग कंपनी का डाउट सेशन है, मैंने प्लीज शेड्यूल करके रख दिया, उसमें अपने आप को इनरोल कर लेना और 4 बजे पहुंच जाना आराम से, ताकि हम 1 घंटा लगा के अपने बस कर ले। और फिर 5:15 बजे हमारी क्लास है, और ये क्लास हमारी तब जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता। अब यहां पर मैं इसके बाद बेटा, इसके बाद अब बेटा 4 PM की जो क्लास है वो तो आपके पास जो है मेरी स्पेशल क्लासेस में दिख जाएगी आपको मेरी प्रोफाइल में, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और 5:15 की जो है क्लास, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। 5:15 की क्लास में मेरी बात ध्यान सुनिए। कल बेटा 5:15 की क्लास में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? बस मुझे ये बता दो, कोई आपत्ति तो नहीं है? नो आपत्ति सर, सर पढ़ लेंगे बेटा क्लास तब तक जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता। नो प्रॉब्लम सर। एंड देन आप लोगों के लिए एक राहत की बात है, एक राहत की बात है, आपके पास 1 जनवरी और 2 जनवरी को आई विल नॉट बी टेकिंग द क्लास, ताकि आप बच्चों की अगर कोई भी पेंडेंसी है वो कवर कर लेना। आप बच्चों की कोई भी पेंडेंसी है प्लीज वो अपने पास कवर कर लेना, ताकि आप लोगों का कवर हो जाए। और वो बच्चे कवर कर लेना, मान लीजिए जो बच्चों का बीच में एक आधा लेक्चर मिस है, कोई होमवर्क मिस हुआ है तो कर लीजिए, ताकि 3 जनवरी से हम अपने नए चैप्टर को शुरू कर सके। और आप लोगों के कोई भी दोस्तों ने जिसने भी आना है बेटा, वो इस बैच के अंदर 3 जनवरी से अपने पास ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैप्टर का पिछले चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना? उस चैप्टर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। दैट इज द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट में आगे भी बता दूंगा, ये एक एंट्री पॉइंट है 3 जनवरी। अच्छा, इसके अलावा बेटा मुझे बैंकिंग और एनबीएफसी का टेस्ट रखना है, तो क्या उसकी डिस्कशन कल कर ले? टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद बैंकिंग और एनबीएफसी का टेस्ट भी होना है आप लोगों का अगले साल जाके, अगले साल जाके। तो हम अपने पास टेस्ट की डिस्कशन कर लेंगे। हैंड रिटन नोट्स बेटा डले हुए, रिपू बेटा हैंड रिटन नोट्स डले हुए हैं, कौन से नोट्स का लिंक चाहिए? मैं दोबारा डाल देता हूं।
कौन से नोट्स का लिंक चाहिए? एक मिनट रुक जाओ। नोट्स का लिंक मैं डाल देता हूं दोबारा। ये लो बेटा, नोट्स का लिंक मैंने डाल दिया, पिन कर दिया है। अच्छा जी, तो बेटा टेलीग्राम के जो ग्रुप है वो एक मेरा इंडिविजुअल है, पूरा प्रॉपर बना हुआ है, जिसके अंदर सारे बच्चे, वहां पे मेरे को कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो वहां से मैं करता हूँ। मेक इट श्योर आप चैनल पे ज्वाइन हो। और मैं नवंबर 22 बच्चे, मई 22 बच्चे जिनको प्लस बैच के, उसका बड़ा क्लियरली लिखता हूँ। और एक बना हुआ है सीए इंटर ग्रुप 2 बाहुबली टीम के नाम से बना हुआ है, वो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते, मैंने वो भी डाले हुए थे, ठीक है ना। होमवर्क अपने पास सुनते जाएंगे बेटा, होमवर्क अपने पास सुनते जाएंगे मेरी तरफ से, अभी जाना मत। हो, मैं कैसे रोकूं अपने आप को? सर थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ, कैसे रोकूं? बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 1 से लेके सिर्फ 10 तक, 1 से लेके 10 तक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सच में बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हो सर बस 10? सर 1 और 10 लिखा है कि 1 से 10 तक लिखा है? बेटा 1 से 10 तक लिखा है। मैं सच में कह रहा हूं आपके पास कि हमें अपने पास जो है इसमें टाइम नहीं लगेगा करने को, इसमें टाइम नहीं लगेगा करने को, ठीक है ना। हाँ जी, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। और बैंकिंग कंपनी का मैंने जो आप लोगों को कहा था, बैंकिंग कंपनी का बेटा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बैंकिंग कंपनी का मैंने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन दिखाया था, मैं उसको आपके पास जो फोल्डर बना हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन का, वहीं पे डाल दूंगा क्लास क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन जो मैंने दिखाया था। और कोई बच्चा सिर्फ शेड्यूल जिसने बनाए हैं सारे प्रॉपरली वो भी भेज दीजिए, मैं उसको भी वहीं पे अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर, यशस्वी बेटा मैंने पहले दिया था, टेस्ट के बारे में कल डिस्कशन करेंगे माय डियर, डोंट वरी। चलिए हम अपने पास बेटा आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आ, आ, वंश बेटा कह रहे डाउट सर शेड्यूल 9 में डाउट था, जिन बच्चों का बैंकिंग में डाउट है कल के सेशन में, बैंकिंग के सेशन में डाउट में ले लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जो आपके पास इसने बोला है, वंश ने बोला था, वंश का कोई डाउट है? वंश बेटा या तो डाउट अभी एंटरटेन करना है कि कल कर ले हम अपने पास डाउट को एंटरटेन? कैन वी टेक द डाउट टुमारो, डोंट वरी। ओके चलिए, सो हम अपने पास बेटा आज के सेशन को ये रख सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, कल मुलाकात होगी 4 बजे और फिर 5:15 बजे नॉर्मल क्लास, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।